हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। देन आज की इस वीडियो में इसकी यूनिट 1 यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर मेनली हमारे 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे पहला हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, पूरे रूल के बारे में। देन यहाँ पे हमारे कुछ शेड्यूल ए से लेके 22 तक आते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। देन यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे और देन हमारा लास्ट पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के बारे में। सारा का सारा आज की इस वीडियो में आपको वन शॉट के रूप में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्चुअल में हमारा है क्या, और इसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। तो मान लीजिए कि मैं घर से बाहर घूमने निकला और मेरा 2-4 बंदों के साथ झगड़ा हो गया, और मैंने गुस्से में क्या किया कि उन 2-4 बंदों को गोली मार दी। अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे साथ आगे क्या होगा? हो सकता है मुझे जेल में डाल दिया जाए, और हो सकता है कि मुझे फांसी तक की सजा दे दी जाए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई कौन है जो ये डिसाइड कर रहा है कि बाहर लोगों को मारना गलत है, और अगर हम उनको मारते हैं तो हमारे साथ ये गलत होगा? तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा कोई कर्मकांड होता है तो इसके लिए बनाई गई है हमारे देश में कानून और न्याय व्यवस्था, जो ये डिसाइड करती है कि कौन से काम हमारे गलत होते हैं और कौन से काम हमारे सही होते हैं, और अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपके लिए कौन सी सजा दी जाएगी। अब सेम हम अगर इसी का एग्जांपल ले तो मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मॉर्फिन ले जाता हूँ और भाई सड़क पे ऐसे खड़े होकर बेचता हूँ, मॉर्फिन ले लो, मॉर्फिन ले लो। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये भी एक तरह से इलीगल होगा, क्योंकि मॉर्फिन एक हमारी प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग है और एक पोटेंट एनाल्जेसिक होता है। यानी कि मॉर्फिन अगर किसी को चाहिए तो वो डॉक्टर की सलाह से, यानी कि डॉक्टर के साइन के साथ, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलेगी। तो अगर मैं उसको ऐसे बेचता हूं तो ये भी मेरे लिए क्या होगा? इलीगल होगा। अब इसको कौन डिसाइड करता है? तो जैसे हमारे बाकी की कानून व्यवस्था के लिए इंडिया ने लॉ बनाया, उसी तरह हमारे जो फार्मेसी के ड्रग होते हैं, मेडिसिन हो गए हैं, उन सबको रेगुलेट करने के लिए भी हमारा फार्मेसी के द्वारा एक पूरा का पूरा लॉ और कानून व्यवस्था बनाई गई है, जिसको हम पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। अगर अपने हम सब्जेक्ट के नाम से समझे तो देखो हमारे पूरे सब्जेक्ट का नाम क्या है? फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, वो हमारा एक वर्ड है जो हमारे लॉ और रेगुलेशन को डिनोट करता है। यानी कि आपने एक पहले वर्ड ज्यूरी वर्ड भी सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये वो लोग होते थे जो कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे और न्याय करते थे। तो इसीलिए जो ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड है वो हमारा क्या है कि ये सिंपल हमारा लॉ और रेगुलेशन से कनेक्टेड वर्ड है। और अगर हम पूरे इसके बारे में बात करें, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो सिंपल बोल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल वर्ड हमारा रिलेटेड होता है हमारी फार्मेसी से, या हम बोल सकते हैं हमारी मेडिसिन से। तो अगर दोनों वर्ड को हम मिलकर एक सिंपल पढ़ते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, या सिंपल बोले इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन। यानी कि हम इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर ऐसे लॉ और रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे जो हमारे फार्मेसी या फिर मेडिसिन से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर आपके सामने डेफिनेशन आती है, थोड़ा और इस तरह लिख सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद लीगल, एथिकल एंड रेगुलेटरी एक्सपेक्ट गवर्निंग द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग। यानी कि सिंपल वही है कि जो हम ड्रग वगैरह अपने बना रहे हैं, तो देखो क्या क्या हमारे इसमें इंक्लूड होगा। जो हम ड्रग बना रहे हैं तो हमारे ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हमारे ड्रग की सेल हो गई, हम ड्रग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा हो गया, हम कोई मेडिसिन वगैरह बेचते हैं तो वो हो गया। ये सारा का सारा हमारे इसके अंदर आएगा। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो जैसे जो हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में आप एक वर्ड सुना होगा कि सारे के सारे कॉलेज हमारे एफिलिएटेड है या फिर अंदर काम करते हैं पीसीआई के। पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी किसके अंदर आती है? फार्मेसी एक्ट के अंदर, जिसको आप लोग इसकी यूनिट 3 में पढ़ने वाले हो। यानी कि देख रहे हो कि जो हम लोग सह रहे हैं अभी पूरा का पूरा, वो सब भी हमारा इसी वाले एक्ट या इसी वाले सब्जेक्ट के अंदर हमको पढ़ना है। तो देखिए ये हमारा क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे मेन आते हैं। वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया था। पहला आता है राइट इन डिटेल्स अबाउट इंपोर्ट ऑफ ड्रग, यानी कि हमारे ड्रग की इंपोर्ट कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। देन यहाँ पे कौन कौन सी क्लास के ऐसे ड्रग है जो हम यहाँ पे अपने मंगा नहीं सकते, यानी कि प्रोहिबिटेड होते हैं, और कौन कौन से ड्रग हैं जो हम मंगा सकते हैं। इन सब के लिए जो लाइसेंस आता है उसके बारे में बात करेंगे। देन अगर हम इनको तोड़ते हैं, नियम को तोड़ते हैं, तो क्या ऑफेंस रहेंगे और क्या पेनल्टीज रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है डिस्कस द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एंड लोन लाइसेंस। यानी कि अगर हमें अपने लिए दवाइयां बनानी है तो उसके लिए कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और वो लाइसेंस आपको मिलेगा कैसे, ये सारी बात हो गई। देन थर्ड हमारा आता है राइट एंड नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल डेफिनेशन ऑफ ड्रग, यानी कि हमारे जो कुछ ड्रग्स होंगे या कुछ सब्सटेंस उनकी लीगल डेफिनेशन जाननी है, और ये पूरे एक्ट जो हमारा है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। देन लास्ट में लोन लाइसेंस, रिपैकिंग लाइसेंस है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, इसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे।
तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा एक्ट बना है यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये एक्चुअल में है क्या, और यहाँ पे ये दो वर्ड हमारे क्यों है, यानी कि दो साल लिखी है, एक 1940 लिखा है, एक 1945 लिखा है। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तो देखो अगर हम बात करें 90s की, तो देखो उस टाइम क्या चल रहा था कि कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं थे, यानी कि कोई कायदे कानून नहीं बने थे। और उस टाइम क्या था कि मान लो हमारे जो आस पड़ोस के 2-3 गांव होते हैं ना, उनमें सिर्फ एक आध मतलब वैद्य महाराज होते थे, और वो क्या करते थे, ट्रीटमेंट करते थे। आपने एक नदिया के पार मूवी देखी होगी, तो नदी नदी को पार करके मतलब वो जाते थे दवाई लेने के लिए। तो यही था कि मान लो वहां पे क्या है कि 2-3 गाँव है और उनमें कहीं एक जाके कोई वैद्य है और वो इलाज करते थे। अब जब धीरे धीरे लोगों ने देखा कि वैद्य लोगों की कमी है और आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो लोग जो उनसे दवाई ले रहे थे या उनको जो लोग देखते थे वो उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और कॉपी करके मान लो इस गांव में भी एक खड़ा हो गया कॉपी, इस गांव में खड़े हो गए। तो इससे क्या है कि जब कोई उनसे दवाई लेता भाई वो वैसा, क्योंकि जो नॉलेज है ये मतलब पूर्वजों के द्वारा हमें जो नॉलेज मिली थी वो हर किसी के पास एक्यूरेट नहीं होती थी, और जब लोग कॉपी कर रहे थे तो उसका नुकसान पेशेंट्स को मिलने लगा, यानी कि जो लोग दवाई लेते थे, क्योंकि बहुत लोग थे जिनकी डेथ होने लग गई। अब इनकी कोई गारंटी तो वैसे होती नहीं थी, तो बहुत लोग की जब डेथ वगैरह होने लग गई ये था, तो इसके लिए फिर नियम कायदे कानून, क्योंकि फिर सोचा गया भाई ये तो गलत हो रहा है। और इधर हमारे जो फॉरेनर वाले लोग थे जो मतलब कब्जा करके बैठे थे, उनका प्रॉपर सारा कुछ सिस्टम चलता था ट्रीटमेंट वगैरह। तो जब ये सोचा गया तो यहाँ पे आया कि भाई इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन होना चाहिए जो क्या करेगा, जो इन सबको रेगुलेट करेगा कि भाई जो बंदा ये, क्योंकि ये एक मतलब बहुत ही सेंसिटिव केस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी बंदे की जान जा सकती है। तो अगर कोई मतलब क्या कर रहा है कि अगर किसी को ट्रीट कर रहा है, कोई अगर मेडिसिन दे रहा है, तो उसको खुद पहले प्रॉपर तैयारी या प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि खुद उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद जाके वो किसी को दवाई दे सकता है। तो पहले ही ये हो गई, फिर दवाई ऐसे भी किसी को नहीं दे सकते, प्रॉब्लम क्या है। तो इन सब के लिए मतलब पूरा रूल रेगुलेशन हमारा बनाया गया, और वहीं से हमारी शुरुआत होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, यानी कि ये एक्चुअल में वो एक्ट है जो हमारी मेडिसिन को या दवाइयों को रेगुलेट करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बाद में इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट होते गए और आज का ये हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो जब ये हमारा एक्ट बना था तो ये 1940 में ये वाला एक्ट हमारा पास हो गया था, यानी कि पूरा पास हो चुका था 1940 में। लेकिन इसके रूल्स जो हमारे बने थे उनको लागू होने में, यानी कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होने में हमारे 5 साल का टाइम और लग गया, और इसके जो रूल्स थे वो हमारे 1945 में एप्लीकेबल हुए थे पब्लिक के ऊपर। तो इस तरह ये पूरा रूल था, इसका नाम बन जाता हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो ये हमारे दोनों कहानी थी। तो अब अगर सिंपल बात करें कि ये जो हमारा पूरा का पूरा एक्ट है ना, ये करता एक्चुअल में क्या है, तो देखो ये पूरा एक्ट बोलो या लॉ बोलो, ये करता क्या है कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं उन ड्रग्स की इंपोर्ट को, यानी कि अगर हमें कोई ड्रग बाहर से फॉरेन से मंगाना है तो उसकी इंपोर्ट को, अगर हम किसी ड्रग वगैरह को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में तो उसके मैन्युफैक्चरिंग को, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कि लोगों के पास पूरा इधर उधर पहुंचा रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, और अगर हम उसको बेचते हैं तो उसकी सेल को, इन चारों को कंट्रोल करने का काम करता है हमारे ये लॉ। अब देखो कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे किसी को रोक टोक करें, नहीं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको रोकता है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको बढ़ावा भी देता है। यानी कि ये जो एक्ट और लॉ बनते हैं ना, ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारे ड्रग्स वगैरह है उनकी जो सेफ रहे, मतलब इफेक्टिव रहे, और उनकी जो क्वालिटी है वो हमारी गुड रहे। क्योंकि अगर ये लॉ वगैरह नहीं बनेंगे तो लोग क्या करेंगे भाई, लोग ऐसे कुछ भी उठा के बेचना शुरू कर देंगे और लोग खरीदना शुरू कर देंगे। भाई इंडिया में तो आप कुछ भी बेचो, हर कुछ बिक रहा है। तो भाई इसीलिए ये लॉ कानून बनते हैं कि अगर कोई कुछ गलत बेचता है तो उसको रोक भी सके। अब यहाँ पे ना एक आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर ड्रग्स के बारे में तो हमें पता है कि हमको ठीक करता है, ये सारी की दवाइयाँ होती हैं, हमारे बहुत हेल्पफुल वगैरह होती हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कॉस्मेटिक वर्ड है ना, ये एक्चुअल में यहाँ पे क्यों बार बार आ रहा है? तो देखो कॉस्मेटिक एक्चुअल में क्या होता है, कॉस्मेटिक हमारी कोई भी मतलब एक तरह से मान लो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और हमें उससे कुछ ना कुछ फंक्शन तो मिल ही रहा है। जैसे अगर मान लो क्रीम है तो क्रीम का केवल यूज क्या होता है, गोरा करना है, लेकिन इसके अलावा हमारे चेहरा वगैरह है तो उसको क्लीन भी करता है, उसके अंदर के मुहासे वगैरह उनको भी ठीक करता है। इसके अलावा क्या है कि देखो जो कोई भी कॉस्मेटिक है ना वो हमारी स्किन के ऊपर यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, और जब बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है तो बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ वो चेंज करेगा। और अगर कभी कोई क्रीम नुकसान वगैरह कर जाती है तो जैसे पूरा उस जगह को बर्न कर देती है, जला देती है। तो यहाँ ये समझ आ रहा है कि कॉस्मेटिक भी हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे लिए सेंसिटिव होते हैं, और यही रीजन है कि जब ये पूरा एक्ट बनाया गया था तो इसमें दोनों चीजों को इंक्लूड किया गया था, यानी कि हमारे ड्रग्स वाले सब्सटेंस भी आते हैं और हमारे कॉस्मेटिक भी आते हैं, और दोनों को मिलाकर ही हमारा नाम बना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। यानी कि अगर हम सिंपल बोले तो ये पूरा का पूरा जो लॉ है ना वो हमारे इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक दोनों को ही कंट्रोल करता है, और
इसके अलावा ये पूरा ध्यान रखता है कि जो हमारे ड्रग्स बन रहे हैं या जो हमारी कॉस्मेटिक बन रही है वो हमको सेफ मिले, इफेक्टिव मिले और गुड क्वालिटी की मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखता है कि जैसे ये जो हमारे सामान बन रहा है यानी कि कॉस्मेटिक या सब्सटेंस बन रहे हैं ये हमारे लिए हार्मफुल ना हो यानी कि खतरनाक ना हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो एक तो उसको रोकने का काम करता है, और अगर कोई बंदा ऐसा गलती कर भी देता है तो उसको पनिश भी करता है और उसकी सब चीजों को सील भी करता है। तो आई होप अब आपको जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है जो आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो। बाकी देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक ही बात हमें थोड़ी परेशान करती है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसी डेफिनेशन लिखी है जिन वर्ड्स का हम यूज करेंगे वही आपको एग्जाम में लिख के आने होता है। देखो कंपलसरी नहीं है लेकिन मोस्टली यही ट्राई करो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉ और रेगुलेशन है। और हम क्या जानते हैं कि जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा जो कोर्ट वगैरह में क्या है एक एक वर्ड की कीमत होती है, यानी कि आप मुंह से जो निकाल दे ना आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आपने अगर कुछ गलत बोल दिया या कुछ अपने अनफेवर में बोल दिया तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक एक वर्ड की कीमत है। और यही हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा फार्मेसी का वो सब्जेक्ट है जहां पे हमें जब पढ़ना पड़ेगा, जब हम कोई चीज लिखेंगे तो हमें वो वर्ड को भी एक्चुअल में लिखना पड़ेगा क्योंकि उससे बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि भाई उद्देश्य क्या था इस पूरे के पूरे लॉ को बनाने का, तो सिंबल क्या था, टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। यानी कि सिंपल हमारे जो ड्रग्स या कॉस्मेटिक है उनका पहला काम इंपोर्ट है, यानी कि इंडिया में अगर हमें कहीं बाहर से मंगाना है, कोई दूसरे देश में बनना है तो उसको, पर इसके लिए रूल है आप ऐसे किसी भी ड्रग को नहीं मंगा सकते हो। पहले सारे सेफ्टी क्राइटेरिया देखा जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा तब मंगा सकते हो, और उसके लिए भी प्रॉपर आपके लिए लाइसेंस और फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। फिर अगर आप किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए, आपकी कंपनी वगैरह बनी हो, प्रीमिसेस वगैरह बना हो, और आपको प्रॉपर लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, और उसके बाद आपके में छापे वगैरह लगते रहते हैं तो उन सब के हिसाब से आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो ये भी पूरी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपने मान लो पूरा नेटवर्क बनाया कि आप एमआर के द्वारा ड्रग वगैरह को इधर उधर भेज रहे हो, बेच रहे हो, तो उसके लिए भी प्रॉपर रहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और कौन सा ड्रग लीगली है कौन सा ड्रग इलीगल है। यानी कि मान लो कोई नार्कोटिक ड्रग है तो आप डायरेक्टली पेशेंट को नहीं बेच सकते, कम मतलब डॉक्टर के पास करोगे तो डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको देगा, और एंड में उसकी सेल करना ये सब आप जानते हो। तो ये सबको रेगुलेट करने का काम करता है हमारा ये एक्ट। इसके अलावा ये इंश्योर करता है, यानी कि ये पूरा चेक करता है कि हमारे जो ड्रग है जो पब्लिक में अवेलेबल है या कॉस्मेटिक पब्लिक में अवेलेबल है वो हमारे सेफ रहे, यानी कि सेफ्टी क्राइटेरिया को फुलफिल करें, और एफिकेसी यानी कि ये नहीं हो कि केवल सेफ हो, हमारी बॉडी में जाके फायदा भी करें और उनकी क्वालिटी हमें बेस्ट मिले। इसके अलावा ये भी हमको चेक करना पड़ता है कि जो हमारे ड्रग या फिर कॉस्मेटिक है वो सब स्टैंडर्ड ना हो, यानी कि खराब क्वालिटी के ना हो, एडल्ट्रेट मतलब उसमें कुछ मिलावट ना हो, और मिस ब्रांडेड मतलब कुछ इलीगल ना हो। तो ऐसा कोई भी ड्रग हमारे कंज्यूमर के पास ना पहुंच पाए, इन सबको ध्यान में रखता है। तो तीन बातें आपके सामने कभी आता है, आप ये डेफिनेशन लिख के आता है ना, ये थोड़ा अलग से हाईलाइट कर दिया मैंने, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आता है कि इन सारी चीजों को मतलब रेगुलेट करता है, सेफ्टी एफिकेसी इक्वालिटी पे ध्यान देता है, और सब स्टैंडर्ड एडल्ट्रेट और मिस ब्रांडेड ड्रग को रोकता है। तो ये तीनों बात आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो। अब देखो इस पूरे को चलाता कौन है, तो यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट हमारा रोल प्ले करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि पूरे हमारे इंडिया की जो टोटल गवर्नमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, ये क्या करता है, ये इंपोर्ट और ओवरऑल रेगुलेशन के लिए रूल वगैरह पूरा बनाते हैं। लेकिन भाई उनके लिए पूरा पॉसिबल करना मतलब वो नहीं रहता, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पूरे को रेगुलेट करती है कि जो स्टेट के अंदर हमारी पूरी सेल हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो हमारी एक कंट्रोल में रहे। तो ये था हमारा पूरा अथॉरिटी को लेके। बाकी देखिए दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा कि देखो ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरियत आपको लग सकता है यार, क्योंकि इसमें सिंपल आपको सब चीजें पढ़नी है, ज़्यादा किसी में कोई इमेज वगैरह नहीं है, कुछ समझने वाला ज़्यादा नहीं है, बस पढ़ना ही है। तो थोड़ा इसमें काम चला लो, बाकी इंटरेस्ट से अगर पढ़ोगे तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा, ठीक है। बाकी अब हम बात करते हैं लीगल डेफिनेशन के बारे में, जो मैं आपको बोल रहा था जैसे कुछ हमें डेफिनेशन पढ़नी है। अब ये डेफिनेशन ना जैसे नॉर्मल अगर मैं आपसे बोलूँ कि ड्रग्स हमारा क्या होता है, तो हर वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाके हमको ठीक करता है, हमें ट्रीट करता है, वो हमारा ड्रग्स है। जैसे अप डाउन आपने 3 डायलॉग सुना होगा, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग क्या है हमारी डेफिनेशन कुछ बदल जाती है। तो अगर मैं यहां पे ड्रग्स के बारे में आपको बताऊं तो यहां पे क्या है कि इंक्लूड्स ऑल मेडिसिन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज सब्सटेंस एंड अदर देन फूड। फूड हमारा इसमें नहीं आता है, इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर फंक्शन। तो चलो मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके आपको समझा देता हूं, कुछ इस तरह थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मैं फीडबैक आपने जरूर देना कि आपको कैसा क्या लग रहा है। तो नॉर्मल अगर बात करें तो जैसे मान लो कोई हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, तो ड्रग एक्चुअल में हमारा कोई भी वो सब्सटेंस होगा या कोई भी हमारी वो मेडिसिन होगी जो हमारी ह्यूमन बॉडी में
इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरह से अप्लाई की जा सकती है, यानी कि हम उस ड्रग को खा भी सकते हैं और अगर स्किन के ऊपर ऐसे लगा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल हो जाता है। तो दोनों तरह से हम अपनी बॉडी में अप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो पहला काम वो डायग्नोस करने का, यानी कि वो डायग्नोस अगर कोई कर रहा है तो वो भी हमारा ड्रग है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, थर्मामीटर है, तो हम लोग थर्मामीटर को ड्रग नहीं मानते, लेकिन थर्मामीटर क्या करता है कि हमारी बॉडी में हमारे फीवर को चेक कर रहा है, तो वो थर्मामीटर भी एक्चुअल में हमारा इस ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग एक ड्रग की कैटेगरी में आ जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन बदल जाती है, क्योंकि जो वर्ड है ना वो हमारे वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जा रहा है, जो इंटरनली और एक्सटर्नली अपना काम करेगा और वो हमारी बॉडी में जाके डायग्नोस कर रहा है, यानी कि कोई चीज़ को पहचान रहा है, कोई बीमारी को पहचान रहा है, ट्रीट कर रहा है। ट्रीट तो हम जानते हैं कि हमको ठीक करेगा, मान लो पैरासीटामोल है तो हमारे फीवर को ठीक करेगी। मिटिगेशन यानी कि क्या करता है कि जो सीरियसनेस है उसको रिड्यूस करता है। अब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा कोई बीमार है और फीवर उसका एक रीज़न है, तो अगर हम डोलो देते हैं या पैरासीटामोल देते हैं, फीवर को कम करेगा तो थोड़ा सीरियसनेस उस चीज़ की कम हो जाएगी। और एंड में प्रिवेंशन है, यानी कि कोई ड्रग हम ऐसे भी खाते हैं जो हमको पहले से प्रिवेंट करके रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सर्दियों में आप काढ़ा वगैरह अगर पीते हो तो काढ़ा क्या करेगा, आपको सर्दी में होने वाले बुखार या सर्दी जुकाम से बचा के रखेगा। तो ये सारी की सारी बातें अगर कोई भी ड्रग इनमें से कोई भी एक करता है तो वो हमारा ड्रग की कैटेगरी में आ जाता है। और सिंपल क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में गया है और हमारी बॉडी में जाके वो हमारे स्ट्रक्चर को या फिर फंक्शन को चेंज कर रहा है तो वो हमारा ड्रग कहलाता है। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी हम चीज़ खाएंगे तो इसीलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी में जाकर चीज़ फंक्शन करे। तो ओवरऑल क्या समझ के आता है कि ड्रग हमारा वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल यूज के लिए अप्लाई किया जाता है। एक और बात है, देखो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग और एनिमल आपको दोनों लिखा मिलेगा, क्योंकि ह्यूमंस को एनिमल जानवरों के साथ ही कंपेयर किया जाता है और सच में कुछ होते भी है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी बॉडी में जाके ह्यूमन एनिमल दोनों बॉडी में जाके इंटरनल एक्सटर्नल काम करेगा और ये चारों में से कोई भी काम कर सकता है, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन। और इसके अलावा जब बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन को कुछ ना कुछ चेंज करेगा और ओवरऑल क्या करेगा, हमको क्योर करेगा, यानी कि ठीक करेगा, हमको बीमारियों से बचाएगा और हमारी जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोस करेगा। तो अगर ऐसा कोई भी कुछ काम करता है तो वो हमारा ड्रग कहलाता है। तो इस तरह ये डेफिनेशन है, थोड़ी बहुत मतलब अगड़म लग सकती है, लेकिन एक बार ट्राई करोगे आपको बड़े आराम से आ जाएगी। तो ये था हमारा ड्रग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्मेटिक के बारे में। तो कॉस्मेटिक सिंबल क्या होता है कि कोई भी हमारा ऐसा सब्सटेंस है, मान लो ये हमारा कोई सब्सटेंस है, वो हम अपनी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा पहली बात कॉस्मेटिक है। अब क्या होता है, तो पहले इसमें मतलब कुछ बातें हैं, तो अगर वो सब हमारा वो सब्सटेंस कर रहा है तो वो हमारा कॉस्मेटिक कहलाएगा। जैसे पहला होता है रब्ड, यानी कि मान लो यहाँ पे हाथ पे लगा के मैं क्रीम को ऐसे लगा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, तो वो मेरा रब कर सकता है। पोर होता है, यानी कि मैं इसको ऐसे डालता हूँ, यानी कि करने वाला, तो वो पोर हो गया। फिर स्प्रिंकल होता है, यानी कि ऐसे कई बार हमने देखा होगा टोनर वगैरह आते हैं जो मुंह पे ऐसे स्प्रे करते हैं पुछ पुछ करके, तो स्प्रिंकल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। या इसके अलावा मतलब ये सारे काम हम उस कॉस्मेटिक से कर सकते हैं। इसके अलावा वो अगर हमारी बॉडी पे अप्लाई होता है तो हमारी बॉडी को क्लीन करेगा, जो मैंने आपको बोला कि साफ सफाई में हेल्प करता है। फिर ब्यूटीफाइंग करेगा, यानी कि गोरा करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारी जो ओवरऑल मतलब अपीयरेंस है, यानी कि हम जो दिखने में होते हैं उसको प्रमोट करता है। तो प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग अपीयरेंस, यानी कि हम जो देखने में है उसको या तो बहुत अच्छा बना रहा है या कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है, तो वो सब हमारा कॉस्मेटिक कहलाता है। यानी कि सिंपल डेफिनेशन क्या बनती है, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured, sprinkled, spray और अप्लाई टू द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी पे इस तरह से अप्लाई किया जा रहा है फॉर क्लींजिंग, साफ सफाई के लिए, ब्यूटीफाइंग, गोरा सुंदर बनाने के लिए, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, हमको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या फिर हमारी अपीयरेंस जो हम देख रहे हैं उसको कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या आर्टिकल हमारा ये सारे काम करता है तो वो कॉस्मेटिक के अंदर कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे जैसे कुछ क्रीम आती है, इसके अंदर पाउडर्स आते हैं, लिपस्टिक वगैरह आती है और शैम्पू आती है। तो अगर देखोगे तो क्रीम को ले लो, रब वगैरह की जाती है और हमारी बॉडी में ब्यूटीफाई करने में हेल्प करती है। कुछ पाउडर हमारे मतलब प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। अब शैम्पू या लिपस्टिक है, ये अट्रैक्टिव जो लिपस्टिक है वो अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है और शैम्पू वगैरह हमको क्लीनिंग करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह आप एग्जांपल देख सकते हो कि इन सब में एप्लीकेबल बैठते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि ये कोई भी हमारी एक प्रोसेस होगी या फिर पार्ट ऑफ प्रोसेस होगा, यानी कि या तो कंप्लीट कोई प्रोसेस है या पार्ट ऑफ प्रोसेस है। अब उसके अंदर क्या क्या होता है कि हम या तो कोई चीज़ को बना रहे हैं, यानी कि मेकिंग होगी, या किसी चीज़ में कुछ चेंज कर रहे हैं, यानी कि अल्टरिंग हो गया, या उसको फिनिशिंग, यानी कि कुछ एंड में फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, या एक तरह से पैकेजिंग हो गया, या फिर लेबलिंग हो गया, या फिर ब्रेकिंग अप हो गया, उसको तोड़ रहे हैं। तो सारा का सारा कुछ भी काम अगर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए करते हैं तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और एंड में जो फाइनल पैकेजिंग हम करते हैं ना, वो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाता है। तो वैसे लेबलिंग पैकेजिंग हमारा अलग है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक तरह से ये सारा का सारा जो फंडा है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ रहा है। यानी कि अगर मैं सिंपल बताऊं तो जो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ये भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग में होगा, कि मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे डिफाइन करेंगे कि इंक्लूड्स, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप एंड अदरिंग, ट्रीटिंग और
अडॉप्टिंग एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये सारा का सारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आता है। इसके अलावा ऑल स्टेप यानी कि जितने भी टोटल स्टेप हैं हमारे बनाने से लेके उसकी फाइनल पैकेजिंग तक, ये सारा का सारा जो होता है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चर के बारे में। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अब देखो इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो भी कुछ है ना ड्रग वगैरह है, ये ऑफिशियल फार्माकोपिया में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्या है कि जैसे मान लो मैंने कोई ड्रग लॉन्च किया और मैं जब ड्रग को लॉन्च करता हूं तो मैं उस नाम को अपने नाम पे रजिस्टर करा लेता हूं। जैसे मान लो केवल फार्मा है तो हमने इसका ट्रेडमार्क ले रखा है, तो अब क्या हो गया कि ऑफिशियली केवल फार्मा हमारा ये टीएम बन के बन गया और कोई और बंदा अब जो है केवल फार्मा नाम का यूज अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा करेगा तो वो एक ऑफिशियली ऑफेंस होगा और भाई उसको लीगली ऑफेंस होगा और उसको कोई मतलब कुछ भी मतलब फाइन वगैरह लग सकता है। तो ये हमारे होते हैं पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, यानी कि सिंपली ये हमारे इसमें वो ड्रग इंक्लूड किए जाते हैं जो स्पेशल और मतलब एक तरह से ब्रांडेड फॉर्म में होते हैं और मैन्युफैक्चर के द्वारा उसका ट्रेडमार्क ले लिया जाता है। यानी कि ये सिंपल रेमेडी या वो कोई फॉर्मूला है जो किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा ऑन किया जा रहा है और उसके नाम पे वो एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाता है और ट्रेडमार्क उसके नाम पे लग जाता है। जैसे और देख लो, जैसे डोलो है तो डोलो के आगे टीएम ऐसे लग जाएगा। तो डोलो का मतलब क्या है कि अब कोई और बंदा ना पैरासीटामोल का और साल्ट बना सकता है, लेकिन वो डोलो नाम को दोबारा यूज नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल एडिडास वगैरह है, तो एडिडास कोई यूज नहीं करता है। एडिडास की जगह बहुत सारे फर्जी आते हैं, जैसे एबीबास हो गया, एबिदास हो गया, तो ये सब आपने देखे होंगे, लेकिन एडिडास कोई यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑफिशियली हमारा पेटेंट हो गया जिसने उसको बनाया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मिस ब्रांडेड ड्रग। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारे सामने ड्रग है और वो अंदर से ना थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, मान लो ये हमारा पूरा का डैमेज हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बस ऊपर से उसके ऊपर एक पूरी ऐसी कवरिंग कर दे रहे हैं जिससे क्या हो जाएगा कि कलर कर दिया, कवरिंग कर दिया, जिससे जो ड्रग है वो हमारे यहाँ पे छुप जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग। यानी कि मिस ब्रांडेड ड्रग क्या है एक्चुअल में कि कोई भी हमारा ऐसा ड्रग होगा जो कलर्ड और कोटेड या फिर पाउडर या फिर पॉलिश कर रहा है, किसके लिए, जो कंसील्ड डैमेज है, यानी कि कोई अंदर जो कुछ ऐसा हार्मफुल डैमेज हो चुका है उसको छुपाने के लिए। यानी कि सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ड्रग है जो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन वो मिसलीडिंग है और उसके ऊपर या तो लेबल रॉन्ग कर दिया गया है या फॉल्स क्लेम कर रहा है, यानी कि ये ऐसा करेगा ऐसा कुछ भी। तो अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है, यानी कि या तो उसके डैमेज को छुपाया जा रहा है ऊपर से, या हम कोई फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, या वो देखने में अच्छा है लेकिन अंदर से वो खराब है, या उसका जो लेवल है वो हमारा रॉन्ग कर दिया गया है, तो ऐसा कोई भी जो ड्रग है वो हमारा मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आ जाता है और इसके लिए एकदम ये इलीगल माना जाता है। तो सिंपल क्या है कि ये वो ड्रग्स हैं जो हमारे देखने में अच्छे हैं लेकिन वो मिसलीडिंग हो सकते हैं या फिर रॉन्ग लेवल वाले हो सकते हैं, यानी कि एक्चुअल में फॉल्स क्लेम करते हैं। तो ये तो हो गया ड्रग के लिए। अब जो मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक है ये एक्चुअल में क्या होंगे, तो ये कोई भी वो कॉस्मेटिक होगा जो वही मैंने बोला कि देखने में अच्छा है लेकिन अंदर से क्या हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई हार्मफुल या फिर अनसेफ कलरिंग हो सकती है या कोई भी अनसेफ या फिर हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है। तो सिंपल देखा जाए तो मिस ब्रांडेड ड्रग ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे लिए बहुत डेंजर है और उनको बेचना एकदम इलीगल है, कोई भी उसको नहीं बेच सकता है। देन हमारा इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, देखो इसको तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एडल्ट्रेट ड्रग। अब देखो एडल्ट्रेट ड्रग क्या है कि ये हमारा मिस ब्रांडेड ड्रग से भी ज्यादा थोड़ा डेंजरस माना जाता है। ऐसा क्यों है, तो एडल्ट्रेट ड्रग सिंपल हमारा कोई भी वो ड्रग है जो फिल्थी है, यानी कि या तो गंदा है, पुट्रेड है यानी कि या तो सड़ा हुआ है, डिकम्पोज है यानी कि या तो गला हुआ है। तो ऐसे ड्रग में यानी कि कोई भी ऐसा ड्रग जिसमें क्या हो रहा है कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से वो बना हुआ है, यानी कि या तो उसमें जो सब्सटेंस यूज हुआ है या जो ड्रग है वो हमारा गंदा है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, या फिर उसको जो बनाया गया है वो इनसैनिटरी कंडीशन यानी कि बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट कंडीशन में बनाया गया है और इस ड्रग में किसी तरह की कोई कॉन्टामिनेशन हो सकती है, तो वो सारे के सारे ड्रग हमारा एडल्ट्रेट ड्रग कहलाता है और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए ये वाला जो ड्रग है वो भी एकदम इलीगल होता है और इसको भी कोई बेच नहीं सकता। तो सिंपल क्या है कि ड्रग इज एडल्ट्रेट इफ इट कंसिस्ट ऑफ फिल्थी पुट्रेड डिकम्पोज सब्सटेंस, और ये प्रिपेयर किया जाता है या पैक किया जाता है, स्टोर किया जाता है किसी तरह की इनसैनिटरी कंडीशन में। तो ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी या स्ट्रेंथ है वो हमारी स्टैंडर्ड से डिफर हो जाती है और बहुत नीचे हो जाती है और हो सकता है इसमें कई बार कोई कॉन्टामिनेशन भी हो जाती है। जैसे मान लो ये ड्रग है और इसमें मान लो पैरासीटामोल चाहिए, अब मान लो इसी के जैसे कोई सब्सटेंस जो हमें सस्ते में मिल गया, हमने वो लिया और वो इसमें फिल कर दिया, बाकी पैरासीटामोल है लेकिन आधा हमने वो फिल कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेट ड्रग यानी कि गंदा ड्रग हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा नकली चावल आते हैं, नकली आटा आता है, तो वही एग्जाम्पल हो गया। देन हमारा इसमें आखिरी आता है स्प्यूरियस ड्रग, और ये भी हमारा एक तरह से बहुत डेंजरस माना जाता है क्योंकि देखो स्प्यूरियस ड्रग एक्चुअल में क्या है कि जैसे कोई भी हमारा वो ड्रग है जो किसी दूसरे ड्रग की, यानी कि मैं मान लो ये मेरा एक ऑफिशियल ड्रग
है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रग बनाया गया ये इस ऑफिशियल या स्टैंडर्ड ड्रग की नकल है, यानी कि या तो केवल इमिटेशन है यानी कि नकल है, या फिर इस ड्रग को बदल के हमने इसकी जगह दूसरा ड्रग जान दिया तो इसका सब्स्टिट्यूट है। यानी कि मान लो कोई ड्रग है उसका नेम हमने चेंज कर दिया, यानी कि मान लो पैरासीटामोल हमने बोल के और उसकी जगह में एस्पिरिन बेच रहे हैं या कुछ और बेच रहे हैं, या फिर हम कोई फालसी क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी जो ड्रग है वो हमारा स्प्यूरियस ड्रग कहलाता है। स्प्यूरियस आपने एक वर्ड देखा होगा कि कुछ तो लोचा है, यानी कि वो वाला आपने डायलॉग सुना होगा, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गड़बड़ है। तो वही सेम है कि स्प्यूरियस ड्रग एक्चुअल में हमारे वो ड्रग होंगे जो या तो किसी और दूसरे नाम से बिक रहे हैं, या वो किसी दूसरे ड्रग की नकल है, या उनके अंदर कोई दूसरा गंदा ड्रग जोड़ दिया गया, यानी कि या तो फेक है या फिर डुप्लीकेट है। तो अगर ऐसा कोई भी ड्रग है वो हमारा स्प्यूरियस ड्रग की कैटेगरी में आ जाता है, और इसको भी बेचना बनाना कुछ भी करना हमारा इलीगल है। तो आई होप अब आपको सभी की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो सिंपल अगर एक वर्ड में देखें तो हमने यहाँ पे ड्रग देखा, नॉर्मल ये सारा कुछ, फिर कॉस्मेटिक देखा, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग देखी, फिर हमने यहाँ पे पेटेंट प्रोप्राइटरी देखी, फिर हमने मिस ब्रांडेड ड्रग देखा, फिर मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक देखा, उसके बाद अडल्ट्रेट और स्प्यूरियस। और जो मिस ब्रांडेड अडल्ट्रेट स्प्यूरियस है इनको बेचना बिल्कुल इलीगल है, और इनकी रोकने के लिए हमारा ये जो एक्ट है ये भी अपना काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल। अब देखो ये होता क्या एक्चुअल में। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लो ये मेरा एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो इसके अंदर एक्चुअल में है क्या। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या होगा कि एक पूरा हमारा नौ नियम कायदे कानून बना होगा, यानी कि मान लो इस तरह की एक पूरी की पूरी हमारी बुक हो गई जिसके अंदर हर एक चीज को लेके हमारे कुछ रूल्स लिखे होंगे, कुछ लॉ लिखे होंगे, या हम देखते बोल सकते हैं कुछ एक्ट लिखे होंगे। और इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर पूरी कहानी लिखी होती है कि भाई आपको ये ऐसे करना है और आपको ये ऐसे नहीं करना है। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसमें दो एक तरह से कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है शेड्यूल टू द एक्ट और एक होता है शेड्यूल टू द रूल। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पूरा है ये दोनों से मिलाकर ही हमारा पूरा बना है। यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि जो हमारे ये शेड्यूल है, यानी कि शेड्यूल टू द एक्ट और रूल है, तो ये शेड्यूल्स हैं ये एक्चुअल में हमारे इंटीग्रल पार्ट होता है पूरे लॉ का। और ये क्या करता है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिस्ट एंड रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई चीज अगर इलीगल है उसके बारे में भी इसमें लिखा है, और कोई चीज अगर लीगल होनी चाहती है तो उसके बारे में भी लिखा है कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या है। अब एग्जांपल मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने लिए मतलब मेडिकल शॉप ओपन करनी है, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे पूरा यानी कि इस लॉ के अंदर मैं देख सकता हूँ कि मैं कौन सी मेडिसिन बेच सकता हूँ, कौन सी नहीं बेच सकता हूँ। और मुझे अगर लाइसेंस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, या लाइसेंस मुझे चाहिए सेल लाइसेंस चाहिए, तो वो लाइसेंस मुझे कैसे मिलेगा। ये सारी बातें आपको जो है इसी लॉ के अंदर जो है इस पूरे एक्ट के अंदर जो है देखने को मिलती हैं। अब ये हमारा दो कैटेगरी में था। पहला आता है शेड्यूल टू द एक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या है कि हमारे ये पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर हमारे इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आपको कोई काम करना है उसके लिए स्टैंडर्ड क्या रहेगा, कौन कौन से फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे और कौन कौन सी लिस्ट जो होगी उस एक्ट से रिलेटेड, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगी। और शेड्यूल टू द रूल्स होते हैं ना, उसमें सिंपल क्या लिखा होगा कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो उसका डिटेल प्रोसीजर लिखा होगा, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ये आपको बहुत ध्यान देना है कि इसमें स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। फिर उसके बाद जो कंडीशन, यानी कि अगर आपको कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है उसके लिए कंडीशन क्या है। अब ये सारा कुछ आपको अभी थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर हम घुसेंगे सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहले अगर थोड़ा बात करें शेड्यूल टू द एक्ट के बारे में, इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इसमें दो शेड्यूल हमारे आते हैं, पहले हम फर्स्ट शेड्यूल और बाकी का अदर शेड्यूल एक तरह से बोल देते हैं। तो पहला जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जितनी भी हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया की बुक है, जैसे हमारा इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गया, या बाकी की कोई और ऑफिशियल बुक है, वो सारी की सारी हमारी इसी यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आती है। और ये शेड्यूल जो शेड्यूल टू द एक्ट है ना उसके अंदर आती है, यानी कि इसमें सारी की सारी बुक को मेंशन किया गया है, उन सब बुक की लिस्ट है। यानी कि अगर आपको कोई काम करना है तो आपको ये फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो ये बुक्स आती हैं इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज हमारा ये पूरा फर्स्ट शेड्यूल बताता है। देन जो अदर शेड्यूल है ये हमारे जैसे बाकी के जो रेफरेंस हो गए, जैसे अगर कोई कुछ बनाता है तो वो आयुर्वेदिक सिस्टम, सिद्धा और यूनानी, इन सिस्टम से भी पूरा का पूरा मतलब अपना वो रेफरेंस ले सकता है। तो ये सब हमारे यहाँ पे अदर शेड्यूल में बताया जाता है। यानी कि सिंपल क्या है कि ये पूरा हमारा बताता है कि अगर हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सॉरी इंपोर्ट करना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए जो सेल सोल्ड स्टॉक एग्जीबिटर है उन सब के लिए क्या स्टैंडर्ड हमारे रहते हैं, वो सब हमको जो है इन्हीं शेड्यूल के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी अब देखो अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको फॉर्म तो भाई भरना पड़ेगा। तो फॉर्म के लिए यहाँ पे जो हमारे ये शेड्यूल टू द एक्ट है इसके अंदर 6 अपेंडिक्स दिए गए हैं। अब ये अपेंडिक्स सिंपल है कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन सा फॉर्म कौन सा यूज करना है। तो अगर मान लो आपको कोई भी नया ड्रग आपको मार्केट में लॉन्च करना है और उसके लिए आपको क्या करना है कि परमिशन चाहिए, तो परमिशन लेने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा वो आपको अपेंडिक्स 1 के अंदर
अंदर भरना पड़ेगा। सिंपल इतनी कहानी है। वही मान लो कि अब क्या चाहते हो कि आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं किसी के ऊपर, मान लो रिपोर्ट वगैरह आपको सबमिट करनी है क्लिनिकल ट्रायल की, तो उसके लिए जो आपका पूरा फॉर्मेट है कि आपको रिपोर्ट वगैरह कैसे बनानी है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये आपका अपेंडिक्स 2 के अंदर आता है। इसके अलावा आपको एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करने हैं कोई नई ड्रग के लिए, तो क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारा का सारा आपको अपेंडिक्स 3 के अंदर लिखा हुआ है। और जो आपको यहाँ पे देख रहे हो कि जो एनिमल्स है आपको लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी के लिए स्टडी करनी है, तो कितने एनिमल की रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा आपका अपेंडिक्स 4 में लिखा रहेगा। और इसके अलावा मान लो जो पेशेंट वगैरह होते हैं जिनसे हम फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल्स कराते हैं, तो जो पेशेंट होते हैं जैसे इलीगल आपने देखा वो बहुत लोग चुपचाप करा देते हैं, लेकिन इसके लिए पेशेंट कंसेंट फॉर्म पूरा भरवाना होता है कि पेशेंट को पता होगा कि भाई हम ये नई दवाई लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए आपको ये मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स आपके ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं और इससे आपकी जान तक जा सकती है, यानी कि नुकसान भी हो सकते हैं, फायदे भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें टेस्ट करने से पहले हम लिख देते हैं और ये हमारा पूरा जो लिखा होता है कंसेंट फॉर्म होता है ये अपेंडिक्स 5 के अंदर आता है। और लास्ट में क्या है कि जैसे 4 ग्रुप ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाना है या कोई डाटा रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ अपेंडिक्स 6 के अंदर आता है। यानी कि सिंपल क्या है कि आज तक जो आप देखते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, फार्माकोलॉजी वगैरह में आपने पढ़ा था कि कोई हम नया ड्रग लॉन्च करते हैं तो ड्रग ऐसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है, तो उन सबको हम कुछ नियम कायदे कानून से चलाते हैं, यानी कि ये पूरे फॉर्म हम फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे आपको इसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर पढ़ा जाता है। तो आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि जो शेड्यूल टू द एक्ट था उसके अंदर एक्चुअल में था क्या, कि इसमें आपको ये बताया गया कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे और कौन से फॉर्म की इंफॉर्मेशन किस वाले अपेंडिक्स में लिखी है और इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, जैसे कितने एनिमल चाहिए, आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, जो पेशेंट कंसेंट फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको शेड्यूल टू द एक्ट के अंदर मिल जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है शेड्यूल टू दी रूल्स। यानी कि देखो शेड्यूल टू दी एक्ट हमने पढ़ लिया, अब शेड्यूल टू दी रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ये टॉपिक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर हमको कोई भी काम करना है उसके लिए कुछ रूल्स हमारे लिखे होते हैं और वो रूल्स ना हमारे शेड्यूल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि शेड्यूल ए से लेकर शेड्यूल 22 तक हमारे सारे रूल्स लिखे हुए हैं। और एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि एक तरह से अटैचमेंट टाइप है, यानी कि जैसे हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है तो उसके अंदर उसके अंतर्गत ही हमारे सारे काम हो रहे हैं जो फार्मेसी के हैं, मेडिसिन के, मतलब मोस्टली मेडिसिन के हमारे इसी के अंदर काम हो रहे हैं। तो अगर हमारे इसके अंदर काम हो रहे हैं तो भाई इसके अंदर भी तो कुछ हमें चाहिए ना। जैसे मान लो आप पूरे कॉलेज में जा रहे हो तो आपको कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी है, तो कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने का मतलब ये थोड़ी कि आप कॉलेज के बीच मैदान पे बैठ के पढ़ने लग जाओगे। आपकी जो प्रॉपर क्लासरूम होगी आप उसमें जाओगे, आपकी मान लो लैब चल रही तो आप कॉलेज की लैब में जा रहे हो। तो क्या हो रहा है कि आपके लिए भी प्रॉपर सेक्शन ऐसे बने हुए हैं। उसी तरह क्या है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अगर आपको कोई काम करना है तो उन सब के लिए ना प्रॉपर सेक्शन बने हुए हैं, प्रॉपर शेड्यूल बने हुए हैं। तो एक्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब जो रूल्स है ना इसमें क्या है कि हमारे इस तरह के शेड्यूल ए से लेकर शेड्यूल 22 तक के कुछ शेड्यूल बने हुए हैं और इस शेड्यूल के अंदर आपको बाकी की इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे मान लो आप लोग चाहते हो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है और आपको अपना एक नया ड्रग बनाना है, और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी पड़ेगी। और अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए या फिर इंपोर्ट के लिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, भरना चाहते हो, या आपको एप्लीकेशन के बाद लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना चाहते हो, तो वो सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो आपको शेड्यूल ए के अंदर मिलेगा। यानी कि आपको शेड्यूल ए को एकदम डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा कि भाई शेड्यूल ए के अंदर आपको क्या मिलता है। तो हम इस वाले जो ये वाला हमारा पार्ट है, सेक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसी तरह के सभी शेड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस शेड्यूल आपके किससे रिलेटेड होता है। और अगर आपको ये काम है तो आपको ये शेड्यूल के अंदर जाना पड़ेगा, ये काम है तो ये शेड्यूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो यूनिट बना है इसमें सिर्फ आपको जस्ट जनरल मतलब नॉलेज दी जाती है कि ये शेड्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। आगे हम कभी फ्यूचर में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक जरूरी क्यों है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि 2 मार्क्स में तो बहुत रैंडम है, आपसे कभी भी पूछ लिया शेड्यूल सी का मतलब क्या है, शेड्यूल ए का मतलब क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जीपैट वगैरह हो गया या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कॉमन आता रहता है कि शेड्यूल F1 किससे कनेक्टेड है, शेड्यूल E1 किससे कनेक्टेड है। तो सारी की सारी बातें हम यहाँ समझने वाले हैं, बस इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अब मान लो मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो आप हो यहाँ पे और आपको क्या करना है कि आप चाहते हो कि कोई नई कंपनी वगैरह या कुछ ऐसा अपना ओपन करना चाहते हो और आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो अगर आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहो, आप बाहर से इंपोर्ट करना चाहो या आप किसी चीज़ को बेचना चाहो, सेल करना चाहो, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं तो वो सारे के सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म हो गए, लाइसेंस हो गए, सर्टिफिकेट हो गए, वो आपको मिलते हैं शेड्यूल ए के अंदर। यानी कि बहुत सारे होते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मान लो आपको रिटेल लाइसेंस करना है, यानी कि नॉर्मली आप जो रिटेल लाइसेंस मतलब एक तरह से आप केमिस्ट शॉप वगैरह डाल के बेचने वाले हो, तो उसके लिए आपको फॉर्म 19 जो है फिल करना होता है। ठीक है, तो शेड्यूल ए क्या है हमारा, ये वो शेड्यूल है जो हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन को मतलब कंटेन करता है। अब एप्लीकेशन हमारी इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए, सब के लिए हो सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे सारे के सारे फॉर्म मिलते हैं हमको, ठीक है। तो इसी तरह मैंने शॉर्ट भी लिखा है कि शेड्यूल ए इज इक्वल टू फॉर्म, आपको इससे याद रहेगा। तो शेड्यूल ए मतलब हमारा फॉर्म है, एग्जाम्पल फॉर्म 19 एप्लीकेशन फॉर रिटेल लाइसेंस। अब सेकंड बात आती है, मान लो आपका फॉर्म तो बन गया, लेकिन अब फॉर्म के बाद आपको फीस भी तो फिल करनी पड़ेगी। तो भाई कौन से एक्ट के लिए कितनी फीस है, यानी कि आप जो काम करें उसके लिए कितनी फीस है, वो सारा जो डिस्क्राइब होता है वो हमारा शेड्यूल बी के अंदर होता है। यानी कि इसके अंदर क्या है, प्रिस्क्राइब फीस फॉर टेस्ट एनालिसिस बाई सेंट्रल या स्टेट ड्रग लैब, यानी कि कोई लैब वगैरह में आप जा रहे हो और आपको फीस वगैरह पे करनी है, या किसी और टेस्ट के लिए आपको फीस करनी है, तो कितनी फीस हमारी प्रिस्क्राइब की जाएगी, वो सारा का सारा क्राइटेरिया आपको सेक्शन बी के अंदर मिलेगा। अब एग्जांपल फीस फॉर स्टेटिटी टेस्ट ऑफ इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन के लिए अगर कोई स्टेटिटी टेस्ट करना है तो उसकी फीस कितनी होनी चाहिए, वो सारा मेंशन आपको शेड्यूल बी में मिल जाएगा। तो शेड्यूल बी इज इक्वल टू फीस, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। देन हमारा थर्ड हो जाता है, अब मान लो कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं और जो नॉर्मली हमारे ऐसे हम कहीं भी बेच नहीं सकते, वो सारा का सारा हमारा आता है शेड्यूल सी के अंदर। यानी कि शेड्यूल सी हमारा एक्चुअल में वो मतलब शेड्यूल है जो हमारा कंटेन करता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को। जैसे हमारा सेरा हो गया, सेरा मतलब एक तरह से सीरम होता है, यानी कि जब हमारा जो ब्लड होता है उसको हम पूरे ऐसे घुमा के उसके ऊपर का जो पूरा प्लाज्मा वाला पार्ट निकल जाता है, उसके अंदर से हम यहाँ पे सीरम निकाल लेते हैं, तो वो सेरा होता है। ये भी वैक्सीन वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर हमारे कुछ वैक्सीन हो गई, हमारे कुछ टॉक्सिन्स हो गए, इंसुलिन हो गया, जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गई, तो ऐसी सारी की सारी जो प्रिपरेशन है वो हमारी शेड्यूल सी के अंदर आती है। तो सिंपल शेड्यूल सी का एग्जांपल जैसे पेरेंटल प्रोडक्ट हो गया, तो शेड्यूल सी लिख के आता है ना, शेड्यूल सी इक्वल टू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। देन हमारा आता है शेड्यूल सी वन। अब जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है हमारे, यानी कि सी वगैरह है, इनके अलावा भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव प्रोडक्ट बचते हैं, वो सारे के सारे हमारे शेड्यूल सी के अंदर आ जाते हैं। यानी कि ये अदर स्पेशल प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, जो हमारे शेड्यूल सी में इंक्लूड नहीं किए गए, वो हमारे सी का ही एक अलग पार्ट बना दिया, सी वन, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे एग्जांपल नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे एंटीबायोटिक या विटामिन हो गए, और ये भी इतने नॉर्मल नहीं होता कि हर कोई इसको खा रहा है, वो आजकल नॉर्मल बना दिया है, लेकिन इसके लिए भी स्पेशल रूल होते हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ये मिलते हैं, यानी कि डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन से आपको मिलेंगे, नॉर्मल आप इसको नहीं ले सकते हो। तो ये आपका सारा का सारा शेड्यूल सी के अंदर आता है। तो शेड्यूल सी वन इक्वल टू स्पेशल प्रोडक्ट लाइक आपके एंटीबायोटिक, विटामिन या फिर हार्मोन हो जाते हैं। देन आपका आता है शेड्यूल डी, और शेड्यूल डी एक्चुअल में क्या करता है कि ये जो ऐसे ड्रग होते हैं जो अजम्प्टेड होते हैं, यानी कि आप इसको बाहर से मंगा नहीं सकते हो, जैसे मान लो इंपोर्ट प्रोविजन के लिए ये मतलब हमारी पूरी बनाई गई है, यानी कि इसके अंदर हमको एक लिस्ट मिलती है कि ऐसे कौन कौन से ड्रग है जिनको हम बाहर से मंगा नहीं सकते, ड्रग अजम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। तो वही एग्जांपल मान लो आपको पर्सनल यूज़ के लिए बनाना है या कुछ रिसर्च के लिए बनाना है स्मॉल क्वांटिटी में, तो इसके लिए कुछ आपको मतलब पूरा कायदे कानून है, आपको इसके लिए एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए, उसके बिना आप यहाँ पे मंगा नहीं सकते। बाकी इसमें तो कुछ ऐसे ड्रग्स हमारे होते हैं जिनको आप किसी भी कीमत में मंगा ही नहीं सकते, तो ये लिस्ट ड्रग एग्जम्प्टेड वाली होती है, ठीक है। तो शेड्यूल डी हमारा किसमें होता है, इम्पोर्ट एग्जम्पशन के लिए होता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ आप नहीं मंगा सकते। देन शेड्यूल ई1 हमारा आता है, तो ये इसमें ऐसे सब्सटेंस की लिस्ट होती है जो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस यूज्ड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा या यूनानी मेडिसिन। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो ऐसा सिस्टम है ना, इसको हम कॉमन बोल देते हैं ASU, यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी। इसमें क्या है कि बहुत लोग मतलब वैद्य हमारा नॉर्मली देते हैं और हर कोई हमारा ऐसा चल जाता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ हमारे ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं जिनकी लिस्ट आपको शेड्यूल E1 के अंदर मिल जाएगी और इसको नॉर्मली आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा एकोनाइट हो गया या फिर नक्स वोमिका हो गया, तो ये पॉइजनस सब्सटेंस है और इनको आप नॉर्मली नहीं दे सकते। तो जो शेड्यूल E1 है हमारा, वो पॉइजन मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको डिनोट करता है हमारे आसु सिस्टम, यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम के अंतर्गत। अब हमारा नेक्स्ट आता है शेड्यूल एफ। अब देखो शेड्यूल एफ ना, ये भी हमारा स्टैंडर्ड बताता है जो हमारे सेरा होते हैं या वैक्सीन होते हैं या फिर डायग्नोस्टिक एंटीजेंस होते हैं, यानी कि ये भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए होता है। अब जैसे इधर भी हमने देखा था कि जहाँ पे जैसे हमारे ये आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे सेरा, वैक्सीन वगैरह आते हैं, ये शेड्यूल सी के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ ये स्पेशल जो हमारे होते हैं ये शेड्यूल एफ में आ जाते हैं कि भाई इनका स्टैंडर्ड हमारा क्या रहना चाहिए। बाकी इसमें ये शेड्यूल एफ लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है। इधर हमारे इंक्लूड थे, यानी कि इधर सिर्फ हमारी लिस्ट आ रही थी जो हमारे शेड्यूल सी में थे, और यहाँ पे आती है कि भाई उनका स्टैंडर्ड हमारा क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा फर्क है। देन हमारा शेड्यूल F1 आता है, तो इसमें हमारे स्टैंडर्ड आते हैं किन के लिए, जो हमारे ब्लड वाले होते हैं या फिर ब्लड के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अगर कोई, जैसे आपने पैथोलॉजी वगैरह देखी होगी तो वो कलेक्शन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ रूल्स हमारे बने होते हैं जो शेड्यूल F1 के अंदर आते हैं। तो शेड्यूल F1 हमारे ब्लड प्रोडक्ट से कनेक्टेड होता है। देन हमारा शेड्यूल F2 आता है, ये जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं, यानी कि जो चोट वगैरह किसी लगती है तो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो हमारा शेड्यूल F2 के अंदर आता है। तो शेड्यूल
F2 सर्जिकल ड्रेसिंग हो गई, शेड्यूल F1 ब्लड प्रोडक्ट हो गया। देन हमारा शेड्यूल F3 आता है इसी के अंदर, वो अम्बिलिकल टेप्स के अंदर आता है। जैसे अम्बिलिकल टेप्स क्या होते हैं, जैसे जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो उसकी जो पूरी नोड होती है उसको ऐसे कट करते हैं, कट करने के बाद जो टेप वगैरह लगाते हैं उसके लिए, तो इनका जो स्टैंडर्ड है वो हमारा F3 के लिए आता है, तो ये अम्बिलिकल टेप हो गए। देन हमारा शेड्यूल FF होता है, ये हमारा स्पेशली ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए होता है, यानी कि जो हमारी आंखों के लिए यूज होने वाली प्रिपरेशन है उनकी स्टेरिलिटी प्रॉपर है कि नहीं है और पैकेजिंग प्रॉपर है कि नहीं है, इसको डिफाइन करता है। तो शेड्यूल FF हमारा आई प्रिपरेशन के लिए हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल जी। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे ड्रग्स है उनकी लिस्ट आती है जो केवल और केवल मेडिकल सुपरविजन के अंदर दे सकते हो, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन उसमें आप नहीं कर सकते हो। जैसे कुछ हार्मोनल प्रिपरेशंस हो गए या जो टेस्टोलैक्टोन वगैरह हो गए, या ऐसे कुछ जो हार्मोन वाले मतलब ड्रग्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली हमारे इस वाले शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि लेवल भी लिखा होता है कॉशन वाला, यानी कि टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी कि इन ड्रग को सिर्फ आप मेडिकल सुपरविजन के अंदर ले सकते हो, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में या कोई नर्स वगैरह की देखरेख में। देन हमारे शेड्यूल एच आते हैं। अब इसके अंदर हमारे वो ड्रग्स आते हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप लोग नहीं बेच सकते हो, यानी कि ये वो ड्रग है जो सोल्ड ही नहीं हो सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली अब सही बताएं तो मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह कभी लेने जाओ तुरंत दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये वो ड्रग होते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिल सकते हैं। और इनके पीछे ना आपको एक लेवल लिखा हुआ मिलता है, टू बी सोल्ड बाई रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो ये पूरा एच का हमारा पूरा लेवल लगा है, शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओनली। तो शेड्यूल एच का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग होते हैं जो विदाउट आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे हमारा कोई डॉक्टर वगैरह हो गया, उनके बिना प्रिस्क्रिप्शन के उन्हें बिना मतलब साइन के आपको ये वाले ड्रग नहीं मिल सकते हैं। देन हमारा इसी के अंदर आता है शेड्यूल H1। अब इसमें हमारी लिस्ट होती है एंटीबायोटिक की, कुछ एंटी ट्यूबरकुलन यानी कि जो टीबी वाले ड्रग्स होते हैं, और कुछ हमारे यहाँ पे होते हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। तो ये वाले जो ड्रग है ना इनके लिए और स्पेशल वार्निंग होती है, इस पर रेड बॉक्स वार्निंग बोलते हैं, और इसको भी जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप लोग नहीं ले सकते हो। और ये हमारे शेड्यूल H1 के अंदर आते हैं, यानी कि ये स्ट्रिक्ट एंटीबायोटिक्स होते हैं। और अगर कोई इनको बेचता भी है, यानी कि अगर कोई रिटेल बेचता है तो उसको 3 साल के रिकॉर्ड रखने होते हैं कि भाई 3 साल में आपने किसको ये कहाँ कैसे बेचा है, ठीक है, क्योंकि इनका हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है और एंटीबायोटिक्स है, टीबी है, तो इनमें मिसयूज भी हो सकता है, इसलिए इसका प्रॉपर यूज किया जाता है। देन हमारे नेक्स्ट आता है शेड्यूल जे। अब जो शेड्यूल जे है इसमें सिंपली क्या है कि इसमें हमारे ऐसे ड्रग आते हैं जिसमें इसमें ऐसी बीमारियों की लिस्ट होती है जिनके लिए आप किसी भी ड्रग को मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि ये आपको ठीक करेगा। जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया या एड्स हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कभी भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो सकती हैं। इनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, ये हमारे मेंटेन भी होते रहते हैं, लेकिन जड़ से हमारे खत्म नहीं होते हैं। आजकल तो भाई टेक्निक आ गई है कि हो जाता है, तो इसीलिए क्या है कि इसके अंदर हमारे जैसे इन मतलब डिजीज की लिस्ट लगी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो ड्रग हम बेचेंगे मान लो, तो उसको हम क्लेम नहीं कर सकते कि जैसे कोई भी ड्रग हम क्लेम नहीं कर सकते वो कैंसर को ट्रीट करेगा या डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देगा। तो इसीलिए तो शेड्यूल जे में हमारे इसी तरह की लिस्ट आती है। तो शेड्यूल जे का मतलब क्या है, नो क्योर क्लेम, यानी कि इसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं कर सकता। देन हमारा शेड्यूल के आता है, इसमें क्या होता है, एजम्पशन फॉर सर्टेन ड्रग, जैसे हमारे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं या क्विनिन वगैरह होता है मलेरिया के लिए। तो इसमें यह बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो एजम्प्टेड है, यानी कि आप उनको यूज नहीं कर सकते हो, वो हमारे शेड्यूल के अंदर आता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है शेड्यूल एम। अब ये हमारा होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मतलब क्या है कि मान लो आपको कोई फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री वगैरह या कंपनी ओपन करनी है, तो उसके लिए भाई आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी पड़ेगी, पूरी कंपनी डालनी पड़ेगी। तो उसमें क्या क्या होता है ये सारी बात आपको शेड्यूल एम में पढ़नी पड़ती है। जैसे प्रीमिसेस को पूरा कवर करना, आपके इक्विपमेंट कैसे रहेंगे, हाइजीन कितना रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन कितना रहेगा, ये सारा का सारा आपका शेड्यूल एम में आता है। तो शेड्यूल एम इज इक्वल टू GMP फॉर फार्मा, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देन हमारा नेक्स्ट आता है शेड्यूल M1। अब शेड्यूल M1 जो होता है वो GMP के अंदर ही आता है, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में, लेकिन इनका स्पेशल मतलब एक तरह से टर्म हो गया। तो शेड्यूल जो M1 है वो हमारा मेनली मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है। शेड्यूल M2 है ये हमारा मेनली कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसके लिए होता है। और शेड्यूल जो N होता है ये हमारा होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फार्मेसी प्रेमिसेस, यानी कि अगर आप कोई फार्मेसी वगैरह ओपन कर रहे हो तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, वो सारा का सारा आपका शेड्यूल N के अंदर आता है। जैसे कितना एरिया आपको चाहिए, फर्नीचर कितना चाहिए, स्टोरेज वगैरह कितना होना चाहिए, ये सारा का सारा आपका शेड्यूल N के अंदर आता है। देन हमारा इधर आता है शेड्यूल P। अब शेड्यूल P क्या होता है कि कोई भी जो हमारा ड्रग है उसकी जो लाइफ पीरियड हमारी कितनी रहेगी, एक्सपायरी डेट कितनी रहेगी, ये सारा को सारा हमारा शेड्यूल P में आता है। यानी कि शेड्यूल P एक्चुअल में हमें सेल्फ लाइफ के बारे में बताता है। और शेड्यूल जो P1 है जो एक P का ही हमारा आगे का में वर्जन है, ये हमारा पैकेजिंग रिक्वायरमेंट के लिए बताता है। यानी कि अगर कोई ड्रग हमें पैक करना है तो उस पैकेजिंग करने के लिए कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है, जैसे कौन सी ड्रग हमारी किस में पैकेजिंग में चाहिए। कुछ ड्रग हमको बिल्कुल वाइल में यानी कि कांच वगैरह के उसमें चाहिए, कुछ ड्रग नॉर्मल हमारी स्ट्रिप वगैरह में हो जाती है। तो वो सारी बात आपको शेड्यूल P1 में देखनी पड़ती है।
अब नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल एक्स। अब देखो शेड्यूल एक्स के अंदर क्या होता है कि कई बार जब हम कोई ड्रग वगैरह बनाते हैं या कॉस्मेटिक बनाते हैं तो हम कलर्स का यूज करते हैं उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो शेड्यूल एक्स में हमारे उन ड्रग की लिस्ट, उन कलर की लिस्ट होती है जो एजम्प्टेड है या परमिटेड है, यानी कि उनका हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो शेड्यूल एक्स हमारा डायरेक्टली कलर से रिलेटेड हो जाता है। शेड्यूल आर क्या होता है, जैसे हमको मान लो जो सर्जिकल लिटरेचर्स वगैरह, स्टिचर्स वगैरह, यानी कि जैसे मान लो हमारी सीजर्स वगैरह होती है कट करने वाली या जो ऐसे होते हैं जिसे हम सिलाई करते हैं, उन सबका स्टैंडर्ड हमारा जो है शेड्यूल आर के अंदर पूरा का पूरा लिखा होता है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर स्टेरलाइज सर्जिकल लिगेचर्स एंड सुचर्स, यानी कि जो हम टाँके वगैरह लगाते हैं उन सब के लिए स्टैंडर्ड हमारे शेड्यूल आर में लिखा होता है। देन जो शेड्यूल R1 है वो हमारा मेनली मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है, उनका स्टैंडर्ड हमारा क्या होगा। अब इसके बाद हमारा शेड्यूल एस आता है। तो शेड्यूल एस हमारा मेनली स्टैंडर्ड होता है हमारे कॉस्मेटिक के लिए, और ये हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत मतलब अलाइन होकर काम करता है। तो हमारे कॉस्मेटिक के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो सारा का सारा हमारा शेड्यूल एस के अंदर आता है। देन हमारा शेड्यूल टी के बारे में बात करें तो जो हमारे, जैसे हमने मेन सिस्टम उधर बात कर ली थी कि शेड्यूल एम हमारा जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है, लेकिन वो हमारा होता है जो हम नॉर्मली एलोपैथिक चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जीएमपी है शेड्यूल टी, वो हमारा आता है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के लिए। यानी कि अगर हमें इनकी मेडिसिन को बनाना है तो उसके लिए हमें जो जीएमपी कितना कैसा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस वगैरह, वो सारा शेड्यूल टी के अंदर आता है। देन हमारा शेड्यूल यू के अंदर आता है रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग। यानी कि अगर आप किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हो या उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर मात्रा में रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कितना हर दिन का सब कैसे क्या चल रहा है, और वो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके शेड्यूल यू के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है शेड्यूल वी। अब देखो शेड्यूल जो वी है ना वो हमारा पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए होता है। यानी कि अगर कोई अपने नाम पे कुछ दवाइयों को रजिस्टर करा लेता है, उसका ट्रेडमार्क ले लेता है, कॉपीराइट ले लेता है, तो वो सारा का सारा जो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो आपका शेड्यूल वी के अंदर आता है। देन इसको हम डिनोट करेंगे पीपी यानी कि प्रॉपर्टी एंड पेटेंट एंड प्रॉपर्टी मेडिसिन। देन शेड्यूल डब्ल्यू आता है। इसके अंदर क्या है कि जैसे कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। यानी कि जैसे कुछ हमारे एसेंशियल मेडिसिन हो गए, इसलिए गवर्नमेंट तय करती है क्योंकि हर गरीब से लेकर हर अमीर आदमी हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पे ऐसे ड्रग की लिस्ट होती है जो जिनके प्राइस हमारे गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो शेड्यूल डब्ल्यू हमारा प्राइस कंट्रोल क्या हो गया एक तरह से। और शेड्यूल एक्स के बारे में बात करें तो ये भी एक स्पेशल टाइप का, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो मेन जो हमारे शेड्यूल कौन से रहेंगे, एक शेड्यूल सी रहता है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, और एक शेड्यूल सी बन रहता है। तो ये दोनों हमारे हो गए। तो ये दोनों के बारे में मतलब इन दोनों के लिए स्पेशल हमको सब रिक्वायरमेंट चाहिए होती है क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है और इधर स्पेशल प्रोडक्ट है। इनके अलावा बाकी के शेड्यूल हमारे नॉर्मल होते हैं, और लेकिन इन्हीं के साथ एक हमारा शेड्यूल एक्स है, इसको भी हम यहाँ काउंट करते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे आते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। और ये स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्रेन में जाके, एक तो नींद आने की दवाई होगी जैसे, और हमारे नार्कोटिक, अब देखो नींद वाली दवाई का मिसयूज कितना हो सकता है, कोई किसी को सुला सकता है, फिर नार्कोटिक वगैरह आपको हैबिट फॉर्मिंग लग सकती है। तो इन सब के लिए हमारे शेड्यूल एक्स के अंदर हमारी लिस्ट दी गई है, और अगर इनको किसी को एक्सेस करना है या यूज करना है या बेचना है, बनाना है, तो इसके लिए स्पेशल टाइप का आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है और स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग होती है। यानी कि आपको 2-3 साल तक के प्रॉपर रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, कौन ले रहा है, कौन यूज करना है, क्या क्या सारा। तो ये सारा कुछ हमारा शेड्यूल एक्स के अंदर आता है। तो शेड्यूल एक्स इक्वल टू नार्कोटिक हो जाता है। देन हमारा लास्ट आता है शेड्यूल वाई, और इसमें क्या है कि अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आपको नया ड्रग बनाना है उसके लिए क्या अप्रूवल रहेगा, और अगर आपको नया ड्रग मंगाना है उसके लिए क्या इंपोर्ट का क्या अप्रूवल रहेगा। तो ये सारा कुछ आपको शेड्यूल वाई के अंदर पढ़ना है। यानी कि शेड्यूल वाई मेनली आपका क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे यहाँ पे शेड्यूल। आई होप आपको समझ आ गए होंगे हमने कितने सारे शेड्यूल जो है यहाँ पे एक साथ कवर किए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राइट इन डिटेल्स अबाउट इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड क्लासेस ऑफ द ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट प्लस ऑफेंस पेनल्टीज प्लस इंपोर्ट अंडर लाइसेंस। यानी कि देखा जाए लगभग सारी की सारी बात हम अपने इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में करने वाले हैं। पहले समझते हैं कि ये इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एक्चुअल में मतलब ही क्या है हमारा। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, ठीक है, और मुझे क्या एक आइडिया आता है कि क्यों ना फॉरेन से, यानी कि कोई दवाई मान लो फॉरेन में अच्छी खासी चल रही है, तो मैं क्या करूँ कि क्यों ना फॉरेन से उस ड्रग को मंगा लूँ, और मंगा के उसको या तो रीपैकेजिंग करके या फिर थोड़ा लेवल वगैरह बदल के या फिर उसी को डायरेक्टली जो है मैं पब्लिक के पास सेल करना शुरू कर दूं। यानी कि ये एकदम मेरे में आइडिया आया कि मैं यहाँ से कोई सामान मंगाऊं और उसको डायरेक्टली जो है फॉरेन वाले सामान को पब्लिक में बेचना शुरू कर दूं। अब भाई इसके लिए अगर मैं ये चाहता हूं करना कि मैं फॉरेन से अपना कोई ड्रग या कोई कॉस्मेटिक या कोई सा सामान मंगाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑफ ड्रग का मतलब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए, और इसके जो लाइसेंस वगैरह है वो मेरे पास प्रॉपर होने चाहिए। तो ये पूरा मैं चाहता हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना वो भी हमारी बैठी हुई है इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं और
उसी के लिए ये इंपोर्ट के लिए भी पूरा हमारा लॉ बनाया गया है। और ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए हमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए और चाहिए तो क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, सारा कुछ आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। तो अगर सिंपल हम बात करें तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग एक्चुअल में क्या है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग सिंपली यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट हमारी इंडिया की वो ये रेगुलेट करती है कि जो ड्रग हमारा बाहर से आ रहा है या फॉरेन से आ रहा है या कहीं बाहर से आ रहा है वो हमारा सेफ हो, इफेक्टिव हो और इसकी जो क्वालिटी है वो हमारी स्टैंडर्ड रहे। तो ये तीन मेन काम हमारे यहाँ गवर्नमेंट के होते हैं कि अगर कोई भी ड्रग हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और उसकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, उसमें कोई मिलावट वगैरह ना हो। अब ये करते क्या हो, ये इसलिए हम इसको मैनेज करते हैं जिससे जो हमारा ड्रग बाहर से आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना हो, यानी कि उसकी क्वालिटी खराब ना हो, वो मिस ब्रांडेड नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले पढ़ लिया है, एडल्ट्रेट नहीं होना चाहिए, स्पूरियस नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको फॉरेन की जो गवर्नमेंट है मान लो उसने बैन कर रखा है और हम उसको यहाँ पे बना के बेचने लग जाए। तो ऐसा कोई भी ड्रग हमारा है ये सब हमारा कहीं इंपोर्ट में मतलब इंडिया में आके बिकने ना लग जाए, पब्लिक के पास ना पहुंच जाए, इसके लिए हमारा ये इंपोर्ट के लिए पूरा लॉ बनाया गया है। तो एक बार सिंपल लॉ क्लियर करें तो हमारा जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग है ये किस लिए बनाया गया कि हमारे पास जो ड्रग आएगा वो हमारे पास सेफ आए, इफेक्टिव आए और स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। और ये इसलिए बनाया गया जिससे कोई सब स्टैंडर्ड जो ड्रग है बेकार क्वालिटी का वो हमको ना मिल जाए, कोई मिस ब्रांडेड ड्रग यानी कि जो फॉल्स क्लेम करते हैं या उनमें कुछ मिलावट हो सकती है, कुछ अलग वो ना आ जाए, एडल्ट्रेट में हो सकती है कि कुछ उसमें गड़बड़ हो गई या कोई अलग चीज वो कर दिया, स्पूरियस हमने कोई नकल वाला ड्रग बना के बेच रहे हैं या बैंड है कि गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा। तो ऐसा कोई भी ड्रग हमारा इंडिया में इंपोर्ट ना हो जाए और वो पब्लिक के पास ना पहुंच जाए, उसके लिए हमारा ये पूरा का पूरा फंडा इंपोर्ट ऑफ ड्रग वाला चलता है। तो यहाँ पे हम क्या समझ आ रहे हैं कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग क्या है कि द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया इज रेगुलेट इन टू इंश्योर दैट ओनली सेफ, इफेक्टिव एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट रीच द पब्लिक, यानी कि ये हमारा पूरा प्रोडक्ट जो है पब्लिक के पास पहुंचे। और इस अकॉर्डिंग टू दिस रोल क्या है कि कोई भी पर्सन हमारा किसी भी ड्रग को इंपोर्ट नहीं कर सकता है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, यानी कि वो है जो हमारा मिस ब्रांडेड है या फिर एडल्ट्रेट है या फिर स्पूरियस है या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा बैन है, तो उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि नो पर्सन कैन इंपोर्ट। इसके अलावा क्या है कि इंपोर्ट है वो हमारा केवल एक वैलिड लाइसेंस के अंतर्गत होता है और ये जो वैलिड लाइसेंस है इस लाइसेंस को प्रोवाइड करता है हमारा डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ये पूरा हमारा वो डिपार्टमेंट है जो ड्रग के कंट्रोल करता है, यानी कि कोई ड्रग हमारा गलत इंपोर्ट ना हो जाए। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट, यानी कि कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हमारी रहेंगी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मंगा नहीं सकते हैं। तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया, यानी कि अगर ये क्लासेस की ड्रग है वो बिल्कुल ही हमारी प्रोहिबिटेड है कि उनको हम इंडिया में नहीं मंगा सकते हैं और जिससे हमारी जो हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, वो यहाँ प्रिवेंट रहे। इसमें पहले हमारे आते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग, यानी कि अगर कोई ड्रग फॉल्स या फिर मिसलीडिंग या फिर डिसेप्टिव लेवल को मतलब वो कर रहा है, पूरा क्लेम कर रहा है, जैसे कपटी या फिर भ्रामक है, भ्रामक वाला एक तरह से मान लो जो भ्रम वगैरह कॉज करते हैं, तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो मिस ब्रांडेड ड्रग के आएंगे, मिस ब्रांडेड ड्रग के अंदर कैटेगरी में आता है और उनको मंगाना जो है या उसको इंपोर्ट करना बिल्कुल ही इलीगल है सेक्शन 17 के अंदर। अब एग्जांपल जैसे मान लो कि टैबलेट कोटेड टू हाइड स्पॉइलेज, जो मैंने बताया कि मान लो ये हमारी टैबलेट है और इसमें क्या है यहाँ पे पूरा हमारा कोई स्पॉइलेज या खराब है, तो हमने क्या किया ये टैबलेट लिया और इसको पूरा ऐसे सुंदर बना दिया। तो अगर ऐसा कोई भी ड्रग हम मंगाते हैं तो वो हमारे लिए इलीगल है, यानी कि वो मिस ब्रांडेड ड्रग में आता है। देखो डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, बस सिंपल आप समझ लो कि ये मिस ब्रांडेड ड्रग को मंगाना इलीगल है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एडल्ट्रेट ड्रग। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि कोई ड्रग अगर हमारा फिल्थी है, यानी कि सड़ा हुआ है, गला हुआ है या एकदम गंदा है या उसको कोई गंदी कंडीशन में बनाया गया है या उसका जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो कम है, तो ऐसा कोई भी ड्रग है उसको मंगाना भी हमारे लिए इलीगल है, उसको हम मंगा नहीं सकते हैं, वो हमारा एडल्ट्रेट ड्रग कहलाता है और सेक्शन 17A के अंदर उसको हम नहीं मंगा सकते हैं। फिर थर्ड हमारा स्पूरियस ड्रग है, तो अगर कोई ड्रग ऐसा है जो या तो किसी ड्रग की नकल है या उसको बदल दिया गया है तो उसको भी हम यहाँ पे मंगा नहीं सकते, यानी कि वो फाल्सी क्लेम कर रहा है तब भी हम उसको मंगा नहीं सकते, तो ये स्पूरियस ड्रग है सेक्शन 17B के अंदर। फिर मान लो कोई ऐसा ड्रग है जो अभी अप्रूव नहीं किया गया है, यानी कि कोई ऐसा ड्रग है जो हमारा सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी या फिर डीसीजीआई के द्वारा अगर अप्रूव नहीं किया गया है तो उसको भी हम यहाँ पे नहीं मंगा सकते। तो कोई भी ड्रग जो विदाउट क्लिनिकल ट्रायल है उसको भी हम यहाँ नहीं मंगा सकते। इसके अलावा अगर कोई ऐसा ड्रग है जिसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी हमारी डाउन है, यानी कि वो हमारा जैसे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग नहीं है या कोई और रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले ड्रग को हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वालिटी में नहीं है उसको हम नहीं मंगा सकते हैं। फिर हमारा नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आते हैं। अब इनके लिए ना एक अलग पूरा लॉ बना हुआ है NDPS एक्ट 1985, जो हम अपनी शायद 4th या 5th यूनिट में पढ़ेंगे। तो ऐसे जो ड्रग है ना ये हमारे इस एक्ट के तहत रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो इनको भी हम नॉर्मली जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या चाहिए, मंगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको स्पेशल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है।
इसके अलावा अगर जैसे कोई हमारा कॉस्मेटिक है जो मिसब्रांडेड है या एडल्ट्रेट या फिर स्प्यूरियस है या फिर वो हार्मफुल या टॉक्सिक इंग्रेडिएंट को कंटेन करता है, तो उसको भी हम यहाँ कॉस्मेटिक को नहीं मंगा सकते हैं। और इनके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यानी कि हम लोगों की हेल्थ के लिए अगर किसी ड्रग या कॉस्मेटिक को बैन कर रखा है तो उसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर सिंपल बोले जाए तो देखो, इंपोर्ट ऑफ ड्रग हमने यहाँ पढ़ लिया और पहले हमने बात की कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जिनको हम नहीं मंगा सकते। तो मिसब्रांडेड ड्रग को हम नहीं मंगा सकते, एडल्ट्रेट ड्रग को हम नहीं मंगा सकते, स्पिरिट ड्रग को हम नहीं मंगा सकते। और जब मैंने इनकी डेफिनेशन पढ़ाई थी तब मैंने तीनों को आपको अच्छे से समझाया था और तभी मैंने बोला था कि ये ऐसे ड्रग है जो इलीगल माने जाते हैं और उनको हम मंगा नहीं सकते, ना यूज कर सकते हैं। फिर कोई ड्रग अगर विदाउट अप्रूवल है उसको नहीं मंगा सकते, अगर कोई ड्रग की स्टैंडर्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको नहीं मंगा सकते, और जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं उसको हम नॉर्मली नहीं मंगा सकते, उसके लिए हमें स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा जो हमारे कॉस्मेटिक हैं जो प्रोहिबिटेड है यानी कि जिनको बैन कर दिया गया है, मिसब्रांडेड है, उनको नहीं मंगा सकते। और अगर कोई ऐसा स्पेशल टाइप का ड्रग या कॉस्मेटिक है जिसको गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बैन किया है उसको भी हम यहाँ पे नहीं मंगा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रोहिबिटेड ड्रग के बारे में। अब दोस्तों ये बताओ, जैसे यहाँ तक वीडियो कौन कौन देख रहा है दोस्तों, और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो इसमें मोस्टली हमारा इसी तरह का है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। बाकी देखो ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, इसमें नोट्स को जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार इस पूरे को पढ़ना पड़ेगा और खुद से याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगभग सारी बातें वही हैं। बाकी हाँ, इस तरह रफ नोट्स बना सकते हो, जैसे ये पूरा लिखा तो कौन कौन से आप इस तरह पूरा बना सकते हो। तो भाई कैसा क्या लग रहा है वीडियो में, आप यहाँ पे जरूर बताइए कमेंट करके कि यहाँ तक कौन लोग देख रहे हैं और कैसा आपको लग रहा है। बाकी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं या कॉस्मेटिक है जिनको हम मंगा सकते हैं, और अगर मंगा सकते हैं तो उनके लिए क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी कि कौन सा लाइसेंस चाहिए और वो लाइसेंस हमको कैसे मिलेगा, ये सारी बातें करते हैं। तो देखो मेन हम पूरे के पूरे जो ड्रग्स हैं जिनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली हमारी आती है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, यानी कि जो मैंने बताया था कि ये हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं और ये स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जो मतलब और ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे कोई एंटीबायोटिक वगैरह हो गया या हैबिट फॉर्मिंग वाला हो गया। फिर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, यानी कि जो शेड्यूल एक्स के अंदर जो मैंने आपको यहाँ बोला कि जैसे नार्कोटिक वगैरह वाले हैं इनको हम नॉर्मली ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, वो हम यहाँ पे देख लेंगे शेड्यूल एक्स के अंतर्गत। फिर आता है कि अगर कोई ड्रग हमको स्पेशल अपने लिए मंगाना है, यानी कि हम उसको एग्जामिन करना चाहते हैं, टेस्ट या फिर एनालिसिस, यानी कि नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए R&D के लिए मंगाना है तब कर सकते हैं। या कोई ड्रग अगर हमें पर्सनल यूज के लिए, जैसे कोई बीमार होता है कई कई बार तो हमें फॉरेन से दवाई चाहिए होती है, तो वो पर्सनल यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। या मान लो कि अगर हमें कोई नया ड्रग मंगाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इन 5 क्लासों के अंतर्गत हम समझेंगे कि हम किसी भी ड्रग को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर पहले क्लास के बारे में बात करें, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 के बारे में, तो पहले हम ये जानते हैं कि ये पूरे हमारी क्लास में होता क्या है। तो देखो ये पूरी जो क्लास है शेड्यूल सी एंड C1, इसमें हमारे बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे हमारा सेरा आता है, वैक्सीन आती है, टॉक्सिन्स आते हैं, इंसुलिन आते हैं, हार्मोन्स हो गए, विटामिन हो गए, और जो स्पेशल वाले हो गए इनके अंदर हमारे जैसे एंटीबायोटिक वगैरह हो जाते हैं, कुछ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग आ जाते हैं। अब देखो ये जो ड्रग्स है ना, ये हमारे सेंसिटिव होते हैं लेकिन लाइफ सेविंग भी है, यानी कि हमारी जान वगैरह बचा रहे हैं, लेकिन ये हमारे थोड़े सेंसिटिव होते हैं। तो इनको मंगाना अगर हम चाहते हो तो इसके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वो भी स्पेशल टाइप का, और जो आपको भरना होता है फॉर्म 10 के अंतर्गत। अब जैसे फॉर्म बहुत सारे होते हैं तो जगह जगह जो फॉर्म हमारा यूज होगा वो फॉर्म मैंने लिख दिया है, अगर आप ये थोड़ा याद करके लिख के आ सकते हो तो इससे आपका जो मतलब पूरा एग्जाम वगैरह होगा वो एक अच्छा मतलब दिखेगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये फॉर्म 10 मतलब आप इसके लिए भरोगे। अब आपको आगे क्या करना होता है, तो जो इंपोर्टर है ना उसको क्या करना है कि ये पूरा मतलब दिखा के रखना है कि जैसे अगर आप इनको मंगाते हो तो इनके लिए प्रॉपर मात्रा में आपके पास कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, और क्वालिटी टेस्टिंग भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मतलब हमारे ये ड्रग स्पेसिफाई किया जाता है शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर में। अब इसमें क्या है कि देखो शेड्यूल C1 आप इस पर से लिख सकते हो कि बायोलॉजिकल है तो स्पेशल लाइसेंस इसके लिए नीडेड रहता है, जो फॉर्म 10 के अंतर्गत हमको मिलता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स के बारे में। तो शेड्यूल एक्स जो है वो कवर करता है हमारे नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग को, और ये हमारे हैबिट फॉर्मिंग होते हैं और हाई एब्यूज पोटेंशियल है, यानी कि इनका मिसयूज हमारा बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे कोकेन वगैरह हो गया, हेरोइन हो गए। तो इनको अगर मंगाना चाहते हैं तो इनके लिए स्पेशल हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसके अलावा हमें स्ट्रिक्ट मात्रा में मतलब स्ट्रिक्ट एकदम रिकॉर्ड कीप रखना पड़ता है, यानी कि 2-3 साल तक हमको एक एक चीज़ का मतलब रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब जो इंपोर्टर है उसको परचेज, सेल और स्टॉक रिकॉर्ड कम से कम 2 साल का रखना पड़ेगा, जो मैंने आपको बोला था। अब एग्जाम्पल शेड्यूल एक्स हमारा वही है कि इसके लिए हमको स्ट्रिक्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी और हमें रिकॉर्ड प्रॉपर रखना पड़ेगा। देन हमारा बात करते हैं थर्ड आता है ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के लिए। तो इसमें क्या है कि देखो इसके लिए हम जो है स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग को केवल इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि हम इसमें रिसर्च करना चाहते हैं या फिर टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो रिक्वायर्ड अ परमिट इन फॉर्म 11, और इसके लिए हमको फॉर्म 11 की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इसमें विदाउट मतलब इस परमिट के अंतर्गत ही हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रग को मतलब लेके आ सकते हैं।
और एक और जरूरी बात देखो, ये हमने अपने टेस्ट और एनालिसिस के लिए मंगाया, तो इसको हम सोल्ड नहीं कर सकते, यानी कि कैन नॉट बी सोल्ड। आप ये नहीं कर सकते कि मंगाया और इसको भेजो, ये सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए होगा, यानी कि जो आप रिसर्च वगैरह करते हो उसके लिए। तो इंपोर्ट फॉर रिसर्च एंड टेस्टिंग ओनली, यानी कि ये आपका क्राइटेरिया रहेगा फॉर्म 11 के अंतर्गत। देन आपके इसके अंदर फोर्थ आता है हमारा ड्रग फॉर पर्सनल यूज। अब जैसे किसी पेशेंट वगैरह को क्या चाहिए, पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग चाहिए जो बाहर मिलता है, तो उसके लिए भी उसको स्पेशल टाइप का परमिट लेने की रिक्वायरमेंट रहती है। और परमिट हमारा फॉर्म 12A, 12B या 12C इनके अंतर्गत मिलेगा कि आपका केस कौन सा है, यानी कि कौन सा ड्रग चाहिए। अब ये बेसिकली किसके लिए हमारा बनाया गया है, तो इंपोर्ट ऑफ अ लाइफ सेविंग ड्रग नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अब मान लो कोई लाइफ सेविंग ड्रग है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन भाई लाइफ बचाने वाला है, तो उसके लिए हम इसको मंगा सकते हैं। और इसके लिए हमें फॉर्म 12 की सीरीज भरनी पड़ती है, जो इंपोर्ट फॉर पर्सनल यूज के लिए हमारी होती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है एनी न्यू ड्रग। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई नया ड्रग मंगाना है, तो वो अभी तक मान लो इंडिया में अप्रूव नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या है, प्रायर परमिशन, मतलब हम उसको बिना परमिशन के मंगा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, तो पहली बात जो भी उसका क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा होगा वो सारा का सारा हमारे डीसीजीआई के पास जाएगा, और डीसीजीआई उसको अप्रूव करेगी, और अगर वो उसको अप्रूव कर देगी तब हम उसको यहाँ पे मंगा सकते हैं। दूसरा, इंपोर्ट जो लाइसेंस होगा वो हमारा सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को ध्यान में रख के ही पूरा दिया जाएगा। और बस मेन हमारा क्या है कि अगर हमें न्यू ड्रग मंगाना है तो हमारा जो डीसीआई है उसका अप्रूवल चाहिए, और क्लिनिकल ट्रायल्स का हमें डाटा चाहिए। तो ये पूरा हम ऐसे नया ड्रग मंगा सकते हैं। तो अगर सिंपल देखा जाए तो देखो, हमने पहले वो जान लिया, अब जानते हैं कि हमें कैसा चाहिए था। तो हमारे 5 क्लास थी शेड्यूल सी एंड C1 के लिए, और शेड्यूल C1 में हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, तो इसके लिए हमें स्पेशल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। शेड्यूल X वाले में हमारे नार्कोटिक आते हैं, तो इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लाइसेंस चाहिए, यानी कि स्ट्रिक्ट वाला चाहिए, और रिकॉर्ड भी हमको सबके रखने पड़ेंगे। फिर एग्जामिनेशन के लिए हमें बस सिंपल है कि रिसर्च टेस्टिंग के लिए मंगा सकते हैं, उसको सोल्ड नहीं कर सकते फॉर्म 11 के अंतर्गत। और जो पर्सनल यूज वाला है वो हमारा सिर्फ पर्सनल यूज के लिए रहेगा, और उसके लिए हमें फॉर्म 12 सीरीज भरनी पड़ेगी, और इसको भी हम कहीं कुछ भी बेच वगैरह नहीं सकते। और इसमें सिर्फ हमारे वो ड्रग आएंगे जो लाइफ सेविंग और इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर इंडिया में अवेलेबल है तो आप उसको बाहर से क्यों मंगाओगे। और लास्ट हमारे इसमें यानी न्यू ड्रग आता है, तो अगर न्यू ड्रग करना है उसका, अगर अब मतलब अभी सारा कुछ नहीं हुआ है, तो उसका जो अप्रूवल है वो आपको डीसीजीआई से लेना पड़ेगा, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका जो क्लिनिकल ट्रायल डाटा है वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये है, इस तरह से हम अपने जो क्लास है उनके यहाँ पे मतलब लाइसेंस वगैरह मिलेगा, और इन क्लासों को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सम इंपोर्टेंट फॉर्म फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग, यानी कि सिंपल ये है कि अब हम जानेंगे कि अगर हमें लाइसेंस एक्चुअल में चाहिए तो वो लाइसेंस हमको मिलेगा कैसे। तो देखो, अब तक हमने ये जान लिया कि कौन सी क्लास के आप लाइसेंस मंगा नहीं सकते, तो इनको आप बिल्कुल ट्राई मत करना। उसके बाद हमने ये जान लिया कि कौन कौन सी क्लास का आप लाइसेंस मंगा सकते हो, तो इसके बारे में जान लिया, और उसके हमने कंडीशन भी यहाँ पे समझ ली। अब हम जानेंगे कि कौन से फॉर्म हमको भरना है। तो देखो, अगर आपको इंपोर्ट मतलब पूरा मंगाना है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको या तो फॉर्म 8A या फिर फॉर्म 8, यानी कि या तो फॉर्म 8 या फिर फॉर्म 8A, इन दोनों में से कोई भरना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो शेड्यूल C एंड C1 है इनके लिए अगर आपको ड्रग मंगाना है, तो आप मतलब फॉर्म 8 भरोगे। और अगर आपको चाहिए कि शेड्यूल 8A, यानी कि अगर आपको चाहिए कि शेड्यूल X के लिए आपको ड्रग मंगाना है जो नार्कोटिक वाले हैं, तो आपको फॉर्म 8A भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म आपको यहाँ भरने पड़ेंगे। इसके बाद आपको साथ में एक फॉर्म 9 भी भरना पड़ता है, फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग टू अकम्पनिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म एन इंपोर्ट लाइसेंस, यानी कि आप पूरा अपने कंडीशन भरोगे अंडरटेकिंग कि मैं ये अपने होशोबाद में वो सारी बातें होती हैं, वो आप यहाँ पे फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग, इसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग, वो आप भरोगे फॉर्म 9 के अंतर्गत। ठीक है, बाकी ये सब भरने के लिए आप ऑनलाइन जाओगे और आपको वहीं पे सब मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो जो वहाँ पे वो मांगेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आप फिल करोगे, जो आपकी जरूरी चीज़ है कि भाई आप एप्लीकेबल भी हो कि नहीं है, आपने क्या कर रखा है, आप समझते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप भर दोगे। उसके बाद अगर आपको लाइसेंस शेड्यूल C1 के अंदर चाहिए, तो आपको जो लाइसेंस है वो फॉर्म 10 के अंतर्गत आ जाएगा, और अगर आपको शेड्यूल X के चाहिए तो आपको 10A भी आ जाएगा, 10A आ जाएगा। उसके अलावा जो आपके लिए जैसे ये हो जाएगा, देन वो चेक करेंगे, और सब अगर कंडीशन को आप फुलफिल करते हो, देन आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरा इश्यू किया जाएगा, और वो इश्यू किया जाता है फॉर्म 41 के अंदर। ठीक है, अब ये इश्यू हो जाएगा, देन इसके बाद जो भी आपने लाइसेंस ये लिया है इसकी मदद से आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे आपको लग रहा होगा इतनी आराम से मिल जाता है, इतने आराम से नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भरोगे, फिर कितने कितने महीने पूरा वो रीचेकिंग में जाता है, सब चेक करते हैं, सारा कुछ होता है, और कंडीशन मैंने बता दिया कि कौन सा ड्रग आपको मंगाना है। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे कस्टम में अगर आपके फॉर्म या लाइसेंस मान लो प्रॉपर तैयार नहीं है, तो कई बार कस्टम में जो मतलब फॉरेन से आता है उसमें भी आपके जो ड्रग वगैरह है वो अटक जाते हैं। देखा होगा कि मेरा कस्टम सामान अटका है, 2-2 महीने हो जाते हैं। तो उन सब के लिए यही होता है कि भाई अगर आप प्रॉपर अपना काम रखोगे, प्रॉपर लाइसेंस वगैरह होंगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आपको जो शेड्यूल C एंड C1 के लिए आपने अप्लाई किया था फॉर्म 8 के अंतर्गत, आपको लाइसेंस मिलेगा फॉर्म 10 के अंतर्गत, और जो आपको मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा फॉर्म 41 के अंतर्गत। शेड्यूल X के लिए बात करें तो आपने फॉर्म अप्लीकेबल किया था 8A के अंतर्गत, और आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो मिलेगा 10A के अंतर्गत। और ये फॉर्म 9 तो आपको कोई भी केस में आपको ये फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग भरना ही भरना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो मिलेगा फॉर्म 41 के अंतर्गत। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका इंपोर्ट लाइसेंस है जो आपको यहाँ पे मिला है फॉर्म 10A में, और जो
आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपको मिला है फॉर्म 41 के अंतर्गत, ये सब आपका अप्रॉक्स वैलिड रहता है 3 साल के लिए। अब देखो ये अलग अलग कंडीशन में थोड़ा वेरी हो जाता है, लेकिन ये आपका 3 साल के लिए वैलिड रहता है, यानी कि अब आप जो है 3 साल तक अपना कोई भी जो मंगाते हो इंपोर्ट वगैरह वो आप यहाँ पे मंगा सकते हो। तो ये था हमारा कि कौन कौन से इंपोर्टेंट हमारे फॉर्म है और एक तरह से आप अपने लाइसेंस को कैसे मिलेगा, यानी कि लाइसेंस आपके पास कैसे आएगा। तो आपको इन दोनों से क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है और इन दोनों के तहत आपको लाइसेंस मिलेगा और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो इसके साथ जरूरी होता है। तो ये था हमारा पूरा लाइसेंस के बारे में। अब हम एंड में इस क्वेश्चन में बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में, यानी कि अगर आप जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग कर रहे हो अगर उसमें कुछ गड़बड़ी करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगती हैं और कुछ ऑफेंस भी ये मतलब हो जाता है गड़बड़ी। तो सिंपल क्या है कि अगर आप लोग मना करने के बावजूद अडल्ट्रेट, स्प्यूरियस या फिर कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक मंगाते हो जो अनसेफ है, तो अगर पहली बार आप ऐसा करते हो तो आपको अप टू 5,000 यानी कि 5,000 तक का जुर्माना लगेगा और 3 साल तक की जेल लगेगी। देखो रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 साल तक की जो जेल लगेगी वो आपके लिए मुझे लगता है वैल्यू रखता है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट कन्विक्शन पे। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते और आपको दूसरी बार या उससे ज़्यादा बार पकड़ा जाता है तो आपको लगभग 10,000 तक का फाइन लगेगा और जो आपको जेल लगेगी वो इस बार 5 साल की जेल लगेगी। इसीलिए बोलते हैं ना, कई बार देखा होगा कि यार ये मेरी दूसरी बार जेल है, मुझे बचा लो, क्योंकि सेकंड बार अगर कोई सेम क्राइम करता है या कुछ क्राइम में पकड़ा जाता है तो उनकी जो मतलब सजा होती है वो बढ़ जाती है। ये नॉर्मल केस में भी हमारा चलता है। देन इधर सेकंड हमारा आता है इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक अदर देन रेफर्ड अबव द इंपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड, यानी कि जो हमारा प्रोहिबिटेड है अगर आप वो मंगा लेते हो या जिसके लिए आपने लाइसेंस दिया उसके अलावा अगर आप कुछ मंगा लेते हो तो ऐसा कुछ भी आप नॉर्मल करते हो तो आपको पेनल्टीज लगेगी अप टू 500 और जेल आपकी होगी 6 महीने के लिए। लेकिन दोबारा करते हो तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टीज लगेगी और 1 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बाद अगर यहाँ पे मानते हैं कि इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन कॉन्ट्रावेंशन विद प्रोविजन ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशू सेक्शन अंडर 10A। अब मान लो जो सेक्शन अंडर 10A यानी कि वो शेड्यूल एक्स के लिए हमारा डिनोट होता है और आपने उसको मतलब नजरअंदाज करके आपने वो वाली चीजें मंगा ली जो मैंने नार्कोटिक वगैरह बोली, तो वही सेम जो आपको स्टार्टिंग में लगा था वही यहाँ पे लगेगा। इसके लिए भी आपको अप टू मतलब 5,000 तक की मतलब जो फाइन लगेगा और 3 साल तक की जेल होगी पहले बार में। दोबारा करते हो तो आपको 10,000 तक का फाइन लगेगा और 5 साल तक की जेल होगी सेकंड कन्विक्शन में। तो ये था हमारी इसकी ऑफेंस एंड पेनल्टीज के बारे में। तो ये हमने जो अपना पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ लिया है। मैंने थोड़ा डीप जा के बार बार रिपीट करके आपको अच्छे से पढ़ाया है कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन आता है, डिस्कस द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट एंड लोन लाइसेंस। यानी कि देखो सिंपल क्या है कि अब हमको बात करनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस चाहिए तो हमको मिलेगा कैसे। अब मैन्युफैक्चरिंग में ना डिफरेंट टाइप की होती है, तो अगर हमें टेस्ट और लोन लाइसेंस चाहिए उसके लिए हमारा क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा अगर हमें उसके लिए मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हमारा बना था लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग के लिए, तो ये भी हम जो है इसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे कि अगर हमें लोन लाइसेंस चाहिए तो हमारा क्या रहेगा और रीपैकिंग लाइसेंस चाहिए तो हमारा क्या रहेगा। तो अब अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के बारे में, तो देखो सिंपल हम वैसे इसको ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सिंपल हमारी कोई प्रोसेस या फिर पार्ट ऑफ प्रोसेस होगा जिसके अंदर हम किसी भी ड्रग को बना रहे हैं यानी कि मेकिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं या उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं या फिर लेबलिंग कर रहे हैं या फिर ब्रेकिंग अप यानी कि उसको थोड़ा तोड़ रहे हैं या फिर कोई अडेप्ट कर रहे हैं नए ड्रग यानी कि पुराने से ऐसे करके कोई नया ड्रग बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो हमारी पैकेजिंग में कहलाती है, बस में मैन्युफैक्चरिंग में कहलाती है। यानी कि सिंपल बोला जाए तो एक इनिशियल मेकिंग से लेके उस ड्रग की फाइनल पैकेजिंग तक का जो पूरा का पूरा सफर है, ये सारा का सारा सफर हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाता है। पर एक चीज हमको ध्यान रखनी है, जैसे जो हमारे रिटेल बिजनेस होते हैं या फार्मेसीज होती हैं उनके अंदर भी हम कई बार जो है कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करते हैं। जैसे मान लो हमने एक पेशेंट को क्या देना है कि ये ड्रग इतना देना है, ये ड्रग इतना देना है, वो तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के ऐसे करके और फिर पेशेंट को देंगे। तो हम इस वाली चीज को मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग चीज है। जब हम कंपनियों में बनाते हैं ना उस टाइम जो हम मेकिंग, अल्टरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप, एडेप्टिंग न्यू ड्रग ये सब काम करते हैं, यानी कि इनिशियल पैकिंग, इनिशियल मेकिंग से लेके फाइनल पैकेजिंग तक जब हम पूरा बनाते हैं कंपनी के अंदर, तो वो पूरा फंडा हमारा पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। तो जो डेफिनेशन बोली है वही यहाँ पे लिखा हुआ पूरा मिल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इन रिलेशन टू एनी ड्रग, यानी कि कोई भी ड्रग के रिलेशन में कोई प्रोसेस होगा या पार्ट ऑफ प्रोसेस होगा जिसमें मेकिंग, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप, अदरवाइज ट्रीटिंग और एडेप्टिंग न्यू ड्रग होगा, ये सब हमारा मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। अब इसके अलावा जो कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग हमारी किसी रिटेल बिजनेस में या किसी फार्मेसी के अंदर हो रहा है वो हमारी ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर एक्चुअल में क्या है, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑल स्टेप, जितने भी स्टेप हैं फ्रॉम मेकिंग टू फाइनल पैकेजिंग, यानी कि जब हम बना रहे हैं उससे लेके फाइनल पैकिंग तक जो हमारा पूरा है वो सारा का सारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाता है।
अब इसी में हम आगे बात करते हैं प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग, यानी कि कौन कौन से ऐसे ड्रग है जिनको ना तो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ना ही हम सेल कर सकते हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ना सेल को थोड़ा जोड़ा जाता है, क्योंकि जब हम बना रहे हैं तभी बेच रहे हैं, लेकिन सेल वाला जो एक्चुअल पार्ट है वो पूरा का पूरा आपको यूनिट सेकंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल हम बात क्या करें तो अंडर सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट, यानी कि सेक्शन 18 के अंतर्गत ये कुछ ड्रग है जिनको हम यहाँ पे बना नहीं सकते ना बेच सकते। जैसे मिस ब्रांडेड ड्रग है, तो भाई मैंने बोला कि रॉन्ग और मिसलीडिंग लेवल हो गया, एडल्ट्रेट ड्रग हो गया जिसमें कुछ कॉन्टामिनेशन है या डिकम्पोज है, या वही मैंने बोला फिल्थी है, सड़ा हुआ गला हुआ ऐसा कोई ड्रग है, या इनसैनिटरी कंडीशन में बनाया जा रहा है, तो वो एडल्ट्रेट ड्रग है, हम यहाँ पे नहीं बना सकते। फिर स्पीरियस ड्रग है जो या तो फेक है या फिर नकली है, वो हम नहीं बना सकते। इसके अलावा कोई ड्रग जो हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है उसको नहीं बना सकते। फिर विदाउट लाइसेंस तो हम कुछ भी नहीं बना सकते। फिर पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो उसको हम भाई खुद से नहीं बना सकते हैं। इसके बाद कोई कॉस्मेटिक जो हमारा मिस ब्रांडेड है, एडल्ट्रेट है, स्पीरियस है, उसको हम यहाँ नहीं बना सकते जो हमारा प्रोवेटेड है। इसके अलावा और क्या देखा जाए तो सेक्शन 18 के अंतर्गत कोई भी नो मैन्युफैक्चरिंग सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेट और स्पीरियस और अनलाइसेंस ड्रग हम कर सकते हैं। तो ये सारा फंडा सेक्शन 18 के अंतर्गत आता है। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था इंपोर्ट वाला, उसमें भी सेम फंडा था, यानी कि जैसे ऊपर की इंट्रो आप बदल दोगे तो सेम था कि आप इसको पूरा प्रिवेट कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे के सारे ड्रग आप मंगा भी नहीं सकते और ये सारे के सारे ड्रग आप बना भी नहीं सकते हो। तो ये दोनों में आपका ये सेम फंडा समझ आ रहा है, तो लगभग मान लो कि आधा एक पेज तो आपका सेम ये दोनों क्वेश्चनों में चल जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना स्पेशली हमारा दिया गया था कि डिस्कस द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो पहले हम क्या करते हैं कि जनरल पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं कि अगर हमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें लाइसेंस क्या मिलेगा, या जो जनरल कंडीशन है वो हमारी एक्चुअल में क्या रहेंगी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, सभी के लिए हमारे कॉमन है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें प्रिस्क्राइब फॉर्म में यानी कि पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारा फॉर्म 24 के अंतर्गत हो सकता है, 24A के अंतर्गत, 24B के अंतर्गत। इनका मतलब क्या आगे आपको समझ आएगा, बस स्टार्टिंग में क्या है कि हमें सबमिट करना पड़ेगा पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद हमको रिक्वायरमेंट रहती है प्रीमिसेस की, यानी कि अगर आपको भाई मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको स्पेस यानी कि जगह चाहिए। तो आपके पास एडिक्वेट मात्रा मतलब जो प्रॉपर है वो स्पेस होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए जो मतलब ऊपर लगे होते हैं ऊपर से पूरा बाहर, और सैनिटरी कंडीशन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी गंदगी वगैरह ना हो। और ये सब आपको चेक करना है शेड्यूल M यानी कि GMP के थ्रू, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत। उसके बाद आपके पास प्रॉपर मतलब क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, यानी कि ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो मतलब प्रॉपर आपका ये काम कर सके, यानी कि मस्ट एम्प्लॉय अ कंपिटेंट टेक्निकल स्टाफ, यानी कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, केमिस्ट वगैरह होते हैं, वो होने चाहिए जो सारे के सारे काम कर सके। इसके बाद आपके पास अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो भाई आपके पास इक्विपमेंट भी अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि एडिक्वेट मशीन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी वगैरह जो लैब वगैरह चेक करेंगे और मशीन जो उसको बनाएंगे। इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि आपको क्या करना है कि आपका रॉ मटेरियल जो आ रहा है और उससे लेके प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारा कुछ आपका जो है एक रिकॉर्ड यानी कि बुक वगैरह आपको रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी। और लास्ट में आपको जो प्रीमिसेस है वो आपको हमेशा ओपन रखना पड़ेगा ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या करते हैं कि जब चाहे तब वो किसी भी कंपनी में आके छापा मार सकते हैं, यानी कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर अभी आपको भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है तो सिंपल आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनके तहत आना पड़ेगा। ये हमारा वो है कि आपको कौन से शेड्यूल का लेना है। फिर आपका प्रीमिसेस प्रॉपर होना चाहिए GMP के अकॉर्डिंग, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर फार्मासिस्ट वगैरह होने चाहिए जो इसको काम करेंगे, फिर इक्विपमेंट वगैरह। अब देखो इन्हीं में तो आप लोग जाओगे, आप कहते हो क्या स्कोप है क्या है, तो भाई इन्हीं सब के अंदर तो आप जाने वाले इसको बनाने के लिए। फिर इक्विपमेंट आपके पास मशीनरी वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए जो टाइम पे चेक कर सके, यानी कि QA डिपार्टमेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिर रिकॉर्ड आप सबको मेंटेन करके रखो, फिर इंस्पेक्शन के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो भी ड्रग बनाओगे उसकी लेबलिंग वगैरह प्रॉपर करनी पड़ेगी, और जो वैलिडिटी है वो भी आपको लिखना पड़ता है कि ये आपका पूरा है। और इसके अलावा जो आपका लाइसेंस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का वो आपका लगभग 3 से 5 साल के लिए मतलब वैलिड रहता है। उसके बाद आपको दोबारा जो है उसको अप्लाई करना पड़ता है और रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये था कि कंडीशन आपको ये चाहिए अगर आपको लाइसेंस मतलब चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से उसके टाइप्स के लिए। तो पहले हम बात करते हैं लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, यानी कि आपको अगर जो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए सिर्फ टेस्ट एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए, तब क्या होगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में बताया था कि मान लो आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए कोई ड्रग मंगाना है जो आप टेस्ट करोगे या एग्जाम में, उसी तरह मान लो कि अगर हम लोगों को क्या करना है कि कोई ड्रग हमको बनाना है स्मॉल क्वांटिटी में, किसके लिए, सिर्फ हम अपने रिसर्च पर्पज के लिए बना रहे हैं, या कोई एनालिटिक पर्पज हो गया या कोई टेस्टिंग पर्पज हो गया, तो अगर उसके लिए हम किसी ड्रग को, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में जब हम रिसर्च करते हैं R&D करते हैं तब हम पूरा थोड़ी लॉन्ग में बनाते हैं, वो तो बाद में हमको चाहिए होता है, स्टार्टिंग में हमको छोटी क्वांटिटी में चाहिए, तो उसके लिए हम जो है हमें ये वाला लाइसेंस रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर जब हम अपने कोई ड्रग को स्मॉल क्वांटिटी में यानी कि रिसर्च के
लिए, टेस्टिंग के लिए या एनालिटिक पर्पज के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए हमको इस वाले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है कि इट इंश्योर दैट ये जो ड्रग्स हम बनाएंगे ये मिसयूज ना हो और ना ही बेचा जाए, सोल्ड वगैरह ना किया जाए, उसके लिए होता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए हमें भरना पड़ता है फॉर्म 29, यानी कि एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग ड्रग फॉर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। यानी कि जो फॉर्म 29 है ये हमारा इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ये सिर्फ हमारा जो ड्रग बनाया जाएगा वो टेस्ट, एग्जामिनेशन या एनालिसिस के लिए होगा। अब क्या क्या हमको चाहिए, तो एप्लीकेंट मस्ट हैव सूटेबल प्रीमिसेस, एप्लीकेंट के पास एक प्रीमिसेस यानी कि जो प्रॉपर जगह होनी चाहिए और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए सेफ हैंडलिंग के साथ में। फिर जो ड्रग हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसको हम बेचेंगे नहीं ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे सेल्फ R&D डिपार्टमेंट के लिए है। फिर मस्ट एम्प्लॉय क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ, यानी कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो एकदम टेक्निकल और क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे कोई केमिस्ट हो गए या फार्मासिस्ट हो गए। फिर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो मैंने बोला कि यहाँ पे हमको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रीमिसेस एंड रिकॉर्ड है ये हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा इंस्पेक्ट भी किए जा सकते हैं, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, सारा कुछ इंस्पेक्ट करेगा और ये भी बोल सकता है कि पिछले साल का रिकॉर्ड दिखाओ, आपने क्या बनाया था, कैसे बनाया था, सब कुछ आपको तैयार प्रॉपर रखना पड़ेगा। और जो आपका इसमें लाइसेंस रहेगा, ये वाला जो लाइसेंस है ये आपका 1 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि भाई R&D कर रहे हो ना, R&D शॉर्ट टाइम के लिए आपको लाइसेंस मिलेगा, तो 1 साल के लिए मिलता है और बाद में उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। बस इसके लिए जो स्पेशल प्रोविजन क्या रहेगा कि ये कमर्शियली आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि बेच नहीं सकते, ये सिर्फ आपका R&D डिपार्टमेंट के लिए रहेगा। इसके अलावा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं या फार्मा इंडस्ट्री टेस्टिंग वगैरह लैब होती हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। और उसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है कि फॉर्म 29 आपको चाहिए होता है जो इसके लिए बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने देखा था डिस्कस दी कंडीशन हमने पूरी पढ़ ली, क्या क्या हमको जनरल चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग फॉर लाइसेंस, तो हमने टेस्ट वाला लाइसेंस अपना यहाँ पे देख लिया कि हमें टेस्ट वाला अगर बनाना है कोई ड्रग तो हमें क्या चाहिए। अब हम नॉर्मल बात करते हैं लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अंडर लोन लाइसेंस, यानी कि जो हमारा अगर किसी को लोन लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये हम यहाँ देखते हैं। तो आ लोन लाइसेंस इशू व्हेन एन एप्लीकेशन डज नॉट ओन अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और वांट टू मैन्युफैक्चरिंग ड्रग यूजिंग द प्रीमिसेस ऑफ अनदर लाइसेंस मैन्युफैक्चर। अब जैसे मान लो कि हम हैं या कोई और है या आप लोग हो, तो अगर मान लो किसी ने क्या किया है कि कोई एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि भाई हमारे पास वो नहीं है, हमारा लाइसेंस नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है और हम एप्लीकेबल नहीं है कि हम ड्रग को बना सके, लेकिन हम फिर भी जो है ड्रग को बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोन लाइसेंस लेते हैं। अब लोन लाइसेंस वही है कि जान लो मैंने बी फार्मेसी कर लिया और मेरा लाइसेंस बन गया है। अब कोई और बंदा है जो फार्मेसी चलाना चाहता है, मतलब शॉप चलाना चाहता है केमिस्ट। अब मैं तो यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ तो भाई मैं तो फार्मेसी शॉप चला नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना लाइसेंस लोन पर उस सामने वाले बंदे को दे दूंगा और वो बंदा उस मेरे लाइसेंस को लोन की तरह यूज करके मुझे कुछ रुपए देगा और उसके बाद अपना काम चलता रहेगा। तो एक तरह से ये पूरा क्राइटेरिया हमारा लोन लाइसेंस की तरह काम कर रहा है, यानी कि सिंपल ये बंदा है, ये जिसका मान लो मेरा लाइसेंस बन गया तो ये मेरे लाइसेंस को लेगा और अपनी दुकान खोल के यहाँ चलाने लग जाएगा। तो वही है कि लोन लाइसेंस हमारा है वो उस एप्लीकेंट के लिए इशू किया जाता है जिसके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है ड्रग का, तो किसी और के उसमें, तो उसके लिए क्या करता है कि कोई और जो लाइसेंस वाला मैन्युफैक्चरर है उससे हमें जो है ये लाइसेंस मिल जाता है। अब इसके लिए जो हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है वो होता है फॉर्म नंबर 24A, यानी कि देखो 29 हमने पहले उसके लिए भरा था, 24A हमें भरा जाता है लोन लाइसेंस के लिए। अब इसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो मस्ट हैव अ रिटन एग्रीमेंट विद अ लाइसेंसी मैन्युफैक्चरर, यानी कि आप जिसके पास जा रहे हो ना अपने लोन लाइसेंस लेने के लिए उसके साथ आपके सामने रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, आपकी दोनों के साइन हो और एग्रीमेंट में सारी कंडीशन वगैरह लिखी हो, टर्म कंडीशन लिखी हो, देन आप साइन करो। इसके अलावा क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें आप ये ड्रग बनाने वाले हो वो प्रॉपर GMP के अकॉर्डिंग यानी कि शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर सारा कुछ होना चाहिए। फिर जो लोन लाइसेंस ही है यानी कि जो लाइसेंस लेने वाला है उसे प्रॉपर मतलब टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आपको रिकॉर्ड भी प्रॉपर रखने पड़ेंगे, जो आपका रॉ मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, QC वाला हो गया। और यहाँ पे क्या करेगा कि आपको भी वही ड्रग इंस्पेक्टर के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि वो कभी भी आके प्रीमिसेस में मतलब छापा इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब ये लाइसेंस जो है वो लगभग 3 से 5 साल के लिए वैलिड रहता है और उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो सब कुछ आपका सेम था, बस एक चीज आपकी बढ़ जाती है कि आप वो एप्लीकेंट के लिए ये होता है ये वाला लाइसेंस जिनको भाई खुद का मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन वो किसी और लाइसेंसी मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना चाहता है, बनाना चाहता है। और इसके लिए आप दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा, आप साइन करोगे और बाकी सेम कंडीशन है जो आपको नॉर्मल किसी भी ड्रग को बनाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, बाकी इसके स्पेशल प्रोविजन क्या होंगे, तो जो लोन लाइसेंस है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोडक्ट क्वालिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए, यानी कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो जो लोन लाइसेंस ही है जिसने लोन लिया है, ये मतलब लोन लाइसेंस जिसने लोन पे लिया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि देने वाला होगा। ठीक है, तो आपको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और कैन नॉट यूज फैसिलिटी विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट, और आप ये नहीं है कि मन से किसी को रख लिया, आपको सबके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसको आप लेने वाले हो, ये होता है। तो अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो क्या है, फॉर्म 24A हमारा इसमें भरा जाता है लोन लाइसेंस के लिए, और इसमें आप दूसरे की फैसिलिटी यूज करते हो लेकिन आपको रिकॉर्ड अपना और सारा कुछ फैसिलिटी अपनी मतलब वो करनी पड़ेगी। मतलब प्रेमिसेस और लाइसेंस आप किसी और का यूज कर रहे हो लेकिन सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं।
तो अब अगर थोड़ा डाउट हो तो मैं वही अपना एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो अगर कोई मेरा लाइसेंस लेगा तो मैं थोड़ी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने साइन दे दिया एग्रीमेंट बना के। अब जो वो दुकान डालेगा, क्या रख रहा है, कैसे रख रहा है, उस सबके लिए वो जिम्मेदार है। उसी तरह अगर हम लोन लाइसेंस लेते हैं तो बस मैन्युफैक्चरर के साथ एग्रीमेंट में हमको ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद की हर एक प्रोसेस के लिए जो लोन लाइसेंस है वो रिस्पॉन्सिबल होगा हर चीज रखने के लिए, और उसी को सारा कुछ जो है मेंटेन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है रीपैकिंग लाइसेंस। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट में, जैसे हमने लोन लाइसेंस और इसके लिए पढ़ा था, तो लोन लाइसेंस तो हमने पढ़ लिया। अब रीपैकिंग लाइसेंस के बारे में अगर बात करें तो द लाइसेंस इज ग्रांटेड टू दोज हु विश टू रीपैक बल्क ड्रग इनटू स्मॉलर पैक। अब भाई सिंपल सा फंडा है कि जैसे मान लो मुझे कोई चीज बेचनी है या मैं बनाना है, मतलब नॉर्मल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से एक बड़ा कोई सामान पकड़ूंगा। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे साबुन की फैक्ट्री खोलनी है, तो मैंने क्या किया कि यहां से बना बनाया कोई बल्क में बड़ा सा साबुन ले लिया, और मैं क्या करूंगा अब इसको कट कर करके ऐसे छोटे छोटे 4-5 साबुन बनाऊंगा और इनको अलग पैकेजिंग करके अपना बेच दूंगा। यानी कि इसको हम बोलते हैं रीपैकिंग। कि मैंने क्या किया कि बस बाहर से एक बल्क में सामान बनाया, यानी कि बल्क में हम कोई ड्रग वगैरह मंगा रहे हैं और उसको स्मॉलर छोटे छोटे पैक में हमने पैक किया और बाद में हम उसको बेच देंगे। तो प्रॉपर वैसे पैकेज मैन्युफैक्चरिंग तो ये नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, क्योंकि हम बड़े प्रोडक्ट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ऐसे भी बहुत लोग कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि केवल ये काम कर करके लोग करोड़ों और अरबों की मतलब बना चुके हैं, क्योंकि उनका काम क्या है कि वो केवल बाहर से बल्क ड्रग लेंगे और उसको स्मॉलर में अपना पैक करेंगे और उसको मार्केट करके बाहर बेच देते हैं, और ऐसे उन्होंने करोड़ों हजार कंपनी बना। बाकी इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट रहती है फॉर्म 24B की, यानी कि इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है ये भरना पड़ेगा। बाकी कंडीशन क्या रहेगी, तो जो प्रीमिसेस है जहां पे हम ये पूरा रीपैकिंग का काम करने वाले हैं, ये हमारा क्लीन, हाइजीनिक और रीपैकिंग के लिए सूटेबल हमको चाहिए। इसके अलावा जो हमें इक्विपमेंट चाहिए रीपैकिंग करने के लिए, यानी कि जो बड़े बल्क है उसको छोटे में पैक करने के लिए या उसको छोटा करने के लिए, वो प्रॉपर इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए रीपैकिंग के और लेबलिंग के, क्योंकि लेबल हम अपना अलग लगाने वाले हैं। फिर मस्ट एम्प्लॉय वही सेम है कि क्वालिफाइड स्टाफ आपको चाहिए, सुपरविजन ऑपरेशन चाहिए, मेंटेन रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लेबलिंग पैकेजिंग पे पूरा मतलब ध्यान देना पड़ेगा, और ये लाइसेंस आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद आपको ये रिन्यू कराना पड़ेगा। अब इसके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल अलाउ नहीं होगी इसके लिए, सिर्फ आप जो है बड़े प्रोडक्ट को छोटे में, आप ये नहीं कर सकते कि उसको अपना कुछ एडअप कर दें या वो कर दें, ऐसा कुछ नहीं करोगे। बस आपको क्या करना है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करके उसको बेचना है, सिंपल इतना काम कर सकते हो। तो ओनली रीपैकिंग फ्रॉम बल्क टू रिटेल पैक, ये काम आप इसमें कर सकते हो। इसमें फॉर्म आपका 24B आता है, रीपैकिंग लाइसेंस बोलते हैं, और ये हाइजीन, लेबलिंग, रिकॉर्ड, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट लाइसेंस, लाइसेंस फॉर, देखो अब जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, जैसे हमारा एग्जाम में यहाँ पे लोन लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस आता है, इसके अलावा हमारा टेस्ट ऑन लोन लाइसेंस के लिए आता है, ये सब मैंने बता दिया। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने लाइसेंस के लिए बनता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो अब हमारा आता है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग, यानी कि अगर हम C और C1 ड्रग के मतलब नॉर्मल ड्रग को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना होगा। तो जो शेड्यूल C1 और C वाले ड्रग है, ये हमारे बायोलॉजिकल या स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, जिनके अंदर हमारा सिरा, वैक्सीन, ये सब चीजें आती हैं, और इनके लिए हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला एक तरह से हो जाता है बॉडी में जाके। तो इसके लिए हमें फॉर्म 28 फिल करना पड़ेगा, यानी कि इसके लाइसेंस लेने के लिए। और इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो प्रीमिसेस है वो प्रॉपर हमारा GMP को फॉलो करे, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए स्टेराइल प्रोडक्शन के लिए और कोल्ड स्टोरेज के लिए। जैसे आपने देखा होगा एक लेमिनार एयर फ्लो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, तो इस तरह की कुछ हमारी जो स्टेराइल प्रिपरेशन है, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह बनाएंगे, उनके लिए हमें उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर यहाँ पे हमें क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, यानी कि जो लैब वगैरह होती है, QC डिपार्टमेंट, वो प्रॉपर चाहिए। इसके अलावा हमें बैच रिकॉर्ड प्रॉपर करना है, टेस्टिंग रिपोर्ट प्रॉपर रखनी है, टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह करते रहना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। और यहाँ पे क्या है कि जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ऐसे जो होते हैं इनमें इंस्पेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी हमारे फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन हो सकते हैं, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और ये जो लाइसेंस हमें मिलेगा, ये हमें 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद हमें इसका रिन्यू कराना पड़ेगा। अब इसके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है, तो इसके लिए हमें हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड चाहिए, क्योंकि ये बायोलॉजिकल पूरा है ना, तो हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड चाहिए। और जो कोल्ड चेन स्टेरिलिटी है वो मैंडेटरी है, यानी कि आपके सामने कोल्ड स्टोरेज भी होना चाहिए और स्टेरिलिटी प्रॉपर हो, यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक मतलब वायरस बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। तो भाई शॉर्ट फॉर्म 28 फॉर्म है, और शेड्यूल C एंड C1 के लिए मिलता है, जिसमें बायोलॉजिकल होते हैं, और स्टेराइल GMP हमको पूरा इसके लिए चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल X ड्रग। तो अगर हमें X का बनाना है, तो वही फंडा है कि जो शेड्यूल X वाले वो हमारे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, जो हाई एब्यूज पोटेंशियल है, इनकी बहुत पोटेंशियल है कि इनका मतलब मिसयूज हो सकता है, इसलिए इनके लिए हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और सिक्योर हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इसके लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता है 24F, ठीक है। अब ये हमारा शेड्यूल X की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलता है। अब कंडीशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि सिक्योर प्रीमिसेस होना चाहिए, यानी कि पूरे इसमें रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड स्टोरेज होना चाहिए, हर कोई उसके अंदर घूमे फिरे ना, नॉर्मल ना हो, बहुत ही सेफ्टी जगह पे ये बनाए जाते हैं। फिर मस्ट मेंटेन परचेज, सेल एंड स्टॉक रिकॉर्ड फॉर 2 ईयर, यानी कि 2 साल तक के आपको सारे के सारे रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, जो आपने परचेज किया है, यानी कि रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो, या जो आप स्टॉक रख रहे हो, सारा कुछ। इसके अलावा आपके सामने
क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए और एक्सपीरियंस वगैरह भी कुछ होना चाहिए जो हैंडलिंग कर सके। और ये जो भी आप करोगे ना, ये आपका एनडीपीएस यानी कि जो नार्कोटिक का एक्ट होता है उसके अंतर्गत होना चाहिए और जीएमपी के अंतर्गत होना चाहिए। और ये भी आपको 3 साल के लिए मिलेगा, जिसको आप रिन्यू बाद में करा सकते हो। अब इसमें शेड्यूल 24F आपको करना है, शेड्यूल एक्स लाइसेंस चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल, यानी कि अब आपको मान लो बिल्कुल ही नॉर्मल ड्रग बनाना है, यानी कि ना तो आपको सी बनाना है, ना C1 बनाना है, ना ही आपको एक्स वाला बनाना है। तो अगर बिल्कुल नॉर्मल चाहिए तो ये क्या है, सिंपल की इट इज द मोस्ट कॉमन लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल ड्रग, यानी कि नॉर्मली ये लाइसेंस मिल जाता है जिसमें क्या है कि कोई भी बायोलॉजिकल या नार्कोटिक प्रोडक्ट वगैरह आपका नहीं आता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाए तो इसके लिए 25 आपको भरना पड़ेगा, यानी कि जो नॉन शेड्यूल वाले ड्रग है, जो C1 या एक्स के अंदर नहीं आता, वो करना है। तो इसके लिए बस सिंपल है कि आपका जो प्रीमिसेस है वो आपका जीएमपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, क्यूसी फैसिलिटीज होनी चाहिए और क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, और आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और ये जनरल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, यानी कि इसमें कोई इतना सीरियस नहीं है, जैसे हमारे एक्स में था स्ट्रिक्ट लाइसेंस, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये सब था। शेड्यूल C1 के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड और इंस्पेक्शन वगैरह भी प्रॉपर होता रहता है, इनमें इंस्पेक्शन भी आपका बहुत कम होता है। तो ये हो गया आपका अदर देन शेड्यूल C1 के लिए। अब आता है कि अगर मान लो आपको नया ड्रग बनाना है और उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखो, अगर कोई नया ड्रग क्या है जो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है इंडिया के अंदर, तो अगर आपको ये बनाना है तो मैंने आपको इंपोर्ट में ही बताया था कि इसके लिए आपको DCGI यानी कि यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए और क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा चाहिए, ये दोनों चाहिए। अब इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मतलब 46 यहाँ पे भरना पड़ेगा। और इसके लिए आगे देखा जाए तो कंडीशन वही सिंपल रहेगी कि आपको प्रायर यानी कि अप्रूवल मेन है कि आपको DCGI से अप्रूवल चाहिए, फिर आपको क्लिनिकल ट्रायल का जो डाटा है वो पूरा मतलब सबमिट करना पड़ेगा, जिससे आपकी सेफ्टी एफिकेसी मतलब पूरा प्रूव करने के लिए कि ये हमारा सेफ और इफेक्टिव है। फिर प्रीमिसेस जो है वो जीएमपी के अंतर्गत मतलब हमारी आनी चाहिए। फिर आपको रिकॉर्ड प्रॉपर रखना पड़ेगा जो क्लिनिकल यूज है या एडवर्स इफेक्ट वगैरह है। और ये जो आपका लाइसेंस है वो 1 साल के लिए इनिशियली मतलब एप्लीकेबल रहता है, बाद में आप उसको रिन्यू करा सकते हो। तो वही था कि अगर आपको न्यू ड्रग के लिए चाहिए तो 46 फॉर्म भरना पड़ेगा, नया ड्रग मिलेगा, और इसके लिए आपको DCGI का अप्रूवल चाहिए और क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा चाहिए। तो ये था सारा का सारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो अब देखा जाए तो हमने अपना सारा का सारा जो पूरा यूनिट बनता है वो हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमने जो है लगभग एक एक टॉपिक यूनिट 1 का कवर कर लिया है, थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा अच्छे से आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताया था कि एग्जाम में अगर आएगा तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हो। तो अब आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन लिख के बतानी है, और कोई भी यहाँ पे डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसके जो PDF है वो आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगी, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अब मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपने अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।